खाना खाना हम सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे तो खाना बहुत पसंद है। जब भी कभी मैं स्ट्रेस में होती हूँ और कोई अच्छा फूड मिल जाए तो मेरा तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोग में से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें खाने का बड़ा शौक होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस खाने के बाद का प्रोसेस क्या है? यानी कि जब आप खा लेते हो फिर ये फूड जाता कहाँ है, इसके बाद कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इसको कुछ हेल्प करके कुछ अलग बनाते हैं। इससे आपने देखा होगा कि आप कभी डल फील कर रहे हो और खाना खाने के बाद आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये सारे प्रोसेस को आज हम लोग देखेंगे। यानी आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही खास, उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि हम तो खाते हैं और हमारा जो प्रोसेस है वो जाना, फिर क्या और भी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी वगैरह है, मशरूम वगैरह है, वो लोग भी खाना खाते हैं और खाते हैं तो किस वे में खाते हैं, अमीबा कैसे खाता है भाई, क्या डाइजेशन का प्रोसेस है उसका, ये सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत खास चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाला है बहुत ही चटपटा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इस चैप्टर में कि लाइव प्रोसेस होता क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं और लाइव प्रोसेसेस क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसी में फिर डाइजेशन वगैरह भी हम लोग करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो दो कैटेगरी पहले ही डिवाइडेड हो जाती है, वो है प्लांट्स एंड ब्रॉडली बोला जाए तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरी है। किंगडम तो 5 किंगडम्स हैं हमारे आसपास, लेकिन अगर ब्रॉडली बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है और कुछ यूनिसेल्युलर में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में ऑफकोर्स ये बात है कि न्यूट्रिशन क्या होंगे, डिफरेंट वे में होंगे, और वो हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के न्यूट्रिशन में। फिर आता है हमारा एक यूनिसेल्युलर, जो कि मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे। अमीबा एक एग्जाम्पल है और न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा कैसा न्यूट्रिशन करता है और इसका न्यूट्रिशन, यानी कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, तो ये कैसे करते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स की पर्टिकुलरली बात की जाए, यहाँ पे हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब ओवरऑल सब तरह के एनिमल्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, कोई भी मल्टी सेल्युलर मीन्स ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग वो हर तरीके का चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब न्यूट्रिशन में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग डाइजेशन, इंजेशन सब तरह की बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना और उसको डिस्कस करना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। पहले मैं ये बता दूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, राइट, जो ग्रो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन है, खाते हैं। अब मैं अगर बोलूँ इस पेन के बारे में, ठीक है, आप ये पेन को देख रहे हैं, अगर मैं इस पेन को बोलूँ कि लो तुम खाना खा लो, तो क्या ये खाना खाएगा? अगर मैं इस पेन को बोलूँ कि लो तुम ग्रो करो कुछ दिन के बाद, तो आज हमने देखा इस पेन का ये है लेंथ, ओके। अगर मैं 2 दिन के बाद देखूँ तो क्या इसका लेंथ बढ़ जाएगा? तो नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो कुछ खाना खाते हैं या खाते हैं, तो आप जरूर खाओगे। और अगर मैं बोलूँ खा सकते हो ऑब्वियसली, अगर मैं बोलूँ कि आज आप जो भी हैं कल आप बड़े हो जाओगे, तो दिस इज ग्रोथ आपका होगा। यानी कि हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ही क्या कर सकते हैं, लाइव प्रोसेस कर सकते हैं। यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई चांस नहीं है लाइव प्रोसेस करने का। जैसे नॉन लिविंग का हर एक एग्जांपल देखो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं मूवमेंट का, ठीक है, जब हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो पहला एक चीज दिमाग में आता है वो है प्लांट और एनिमल के मूवमेंट के बारे में, ठीक है। जब हम लोग एनिमल के मूवमेंट की बात करते हैं तो एनिमल ऑब्वियस ही बात है मूवमेंट करता भी है और लोकोमोशन भी करता है। मैंने डिफरेंस पहले ही बता दिया है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। तो मूवमेंट मतलब जब आप खड़े हो, अभी आप खड़े हो, आप किसी बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हो सिर्फ, तो वो मूवमेंट है। लेकिन अगर आप खुद भी मूव कर रहे हो, यानी अगर मैं इस प्लेस में हूँ और मैं इस प्लेस से मूव कर जाऊँ, तो ये क्या है, लोकोमोशन भी है, जहाँ पे प्लेस भी चेंज होता है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं मूवमेंट के साथ साथ,
क्योंकि हमारा बॉडी में भी कोई पार्ट भी ग्रो हो रहा होता है, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही होती है, तो ये हमारा मूवमेंट है हमारी बॉडी पार्ट का। लेकिन जो हम लोग खुद से मूव करते हैं, क्यों? तो कोई भी फेवरेबल कंडीशन में जाने के लिए, कोई जैसे अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो वो क्या करते हैं, वाटर में जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एग ले करने के लिए, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं? तो वो क्या है, वो फेवरेबल कंडीशन, उसके लिए उन्होंने लोकोमोशन किया, राइट। लेकिन प्लांट क्या लोकोमोशन कर सकते हैं? तो नहीं। आंसर होगा कि प्लांट बिल्कुल भी लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में मूवमेंट होता है। ऑल्दो ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, लेकिन फिर भी प्लांट में मूवमेंट होता है, और ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, तो गो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि जो प्लांट का मूवमेंट होता है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है और उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है, कैसे होता है वो मूवमेंट, और कौन से हार्मोन्स इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वो भी आप देख लेना, आपको डिटेलिंग हो जाएगी, आपको ये सब चीज़ क्लियर होगा। तो जब अब हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है, तो मूवमेंट हमें समझ आ गया कि मूवमेंट कौन कर सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मूवमेंट एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है, बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि मूवमेंट अगर देखा जाए तो लिविंग बीइंग ही कर सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे तो अपने लाइफ को, मतलब जो हमारा लाइफ है उसमें सर्वाइव करने के लिए और एक मेंटेनेंस के लिए देखा जाए तो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं हम लोग, बेसिक परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कीप देमसेल्फ अलाइव, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यानी अपना डेली दिनचर्या, जो भी हमारा डेली लाइफ है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो सारा लाइफ प्रोसेस है, राइट। अगर देखा जाए तो हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या ज़रूरत है खाना खाने की? तो ऑब्वियसली अपने आप को एनर्जी देने के लिए, जो वर्क हम लोग कर रहे हैं दिन भर वो करने के लिए। रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, आप ब्रीथ करते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, ये एक कंपलसरी फंक्शन है, इसके बिना तो आपका लाइफ चलने नहीं वाला है। और सेम वे में हम लोग प्लांट के बारे में भी सोचें अगर, तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए खाना, उनको तो खाना खुद से बनाना भी होता है, वो बनाते हैं खाना को और खाते हैं। तो राइट, दीज थिंग्स आर क्या, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि क्या हो सकता है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं बेसिकली वो हम लोग देख लेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, राइट। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जब हम लोग इनटेक करते हैं, फूड खाते हैं, फूड का पूरा प्रोसेसिंग, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सब हम लोग देख लेंगे एक बार। लेकिन न्यूट्रिशन समझ में आया तो ट्रांसपोर्ट को याद रखो। ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे बॉडी में ब्लड है जिसको कुरियर बॉय बोलते हैं, अगर कुरियर पर्सन एक्चुअली। तो अगर कुरियर पर्सन की बात की जाए तो वो कुरियर पर्सन क्या करता है, एक जगह से चीज़ों को लेके दूसरी जगह पे आता है। ना ही सिर्फ ब्लड, मैसेंजर, मैंने नर्व सेल के बारे में भी बताया रखा है, नर्वस सिस्टम के बारे में बात की है हमने। तो वो नर्व सेल भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, नर्व्स। तो ये सारा क्या है, ये है ट्रांसपोर्ट, राइट। ट्रांसपोर्ट, मैसेजेस का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर आप यूँ कह सकते हो जैसे ऑक्सीजन आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ट्रांसपोर्ट है। दिस इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस, मतलब इसके बिना क्या लाइफ पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसके बिना लाइफ प्रोसेस नहीं है। एक्सक्रीशन, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जब आप खाना वगैरह खाते हो और वो सारा खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है आपके बॉडी में, तो कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं जिसका आपके बॉडी में कोई काम नहीं है। यू जस्ट हैव टू गेट रिड फ्रॉम इट, क्योंकि ऐसे अगर आप इससे गेट रिड ऑफ नहीं होगे तो वो क्या होगा, पॉइजनस है आपके बॉडी के लिए, टॉक्सिक है, उससे तो आपको क्या करना होगा, एक्सक्रीट करना ही होगा। तो दैट इज द वन प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं से भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। देन कम्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा है कि हमारा बॉडी जो है, और इवन प्लांट्स, जब मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे, हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब ऑल लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया, नॉन लिविंग बींग्स की यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जब हमारा बॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी में हमने बताया कि ऑर्गन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारे मिलके क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब आप जो भी आप स्टेप लेते हो, जो भी आप रिएक्शन देते हो, रिस्पॉन्स देते हो, ये सब क्या है, एकदम प्री प्लान्ड है। मतलब बहुत सारे ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस भी हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे वॉलेंट्री एक्शंस है जो आपको पता है और आपकी बॉडी जानबूझ के ऐसा कर रही होती है, राइट। तो ये सारा क्या है, दीज आर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के बारे में। फिर आता है ग्रोथ,
मूवमेंट, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और भी है ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ऑल्दो एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो है एक लाइफ प्रोसेस के कैटेगरी में इसलिए नहीं आता है क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो होता है इसका मतलब होता है कि इसके बिना आप नहीं जिंदा रह सकते हो, यू विल डाई, ओके। लेकिन रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर में डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी एक सेपरेट चैप्टर है ये, और सेपरेट वीडियो में इसका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या 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 लाइफ प्रोसेसेस है? न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हमने कर ली है, ठीक है। तो रेस्ट जो भी बचे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और लाइफ प्रोसेस क्यों किया जाता है। तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए लाइफ प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की, वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात की जाए तो कौन से लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग? न्यूट्रिशन, एंड विच इज़ माय फेवरेट बिकॉज इसमें फूड की बात होती है, राइट। तो मुझे भी खाना पसंद है, आपको भी खाना पसंद है, पर क्या जस्ट बिकॉज कि हमें पसंद है खाना इसलिए हम लोग खाते हैं? नहीं। खाने का यानी कि न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। वो क्या है? वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या करना? तो हम लोग को क्या करना? एनर्जी देना, एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। अब क्या है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, जो आपका लाइफ प्रोसेस था, ये पूरा लाइफ प्रोसेस, ये जो लाइफ प्रोसेस है ये कैसे चलेगा? आप कैसे दौड़ोगे, आप कैसे मूवमेंट करोगे, आपकी बॉडी में कैसे ग्रोथ होगा? क्या आपने सुन रखा है कि देयर आर सो मेनी डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना। किसी बच्चे में आयोडीन कम है, किसी बच्चे में क्या है, कैल्शियम कम है, किसी अगर कैल्शियम कम है तो उसका बोन्स क्या है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वाइटामिन्स भी कम हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? डेफिशिएंसी है। और डेफिशिएंसी कहाँ से कंप्लीट होता है? फूड से, राइट। अगर इस डेफिशिएंसी की बात की जाए तो मेनली कहाँ से हम लोग इसको फुलफिल करते हैं? फूड से। और अगर ये आप देखे हो मैल न्यूट्रिशन, इंडिया में बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन का केस है जिसको बोलते हैं कुपोषण, राइट। मतलब उसमें क्या है, ऑब्वियसली हमें पता है कि थोड़ा सा हमारे एरिया में, मतलब इंडिया में मोस्टली क्या है, थोड़ा पॉवर्टी वाला एरिया है जहाँ पे क्या है बहुत ऐसे बच्चे हैं, इवन हम लोग, मतलब यहाँ क्या है कि इनइक्वालिटी कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि दे आर जस्ट वेस्टिंग द फूड। हम लोग भी कभी कभार क्या करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं। जब भी आप फूड वेस्ट करो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना और दिमाग में रखना कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वो फूड बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, एंड दे डाई जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि भूख से भी कोई मर सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि भूख भी, मतलब खाना भी किसी के लिए एक प्रॉब्लम है। हमारे लिए तो ये बहुत इजी सा चीज़ है ना। हम लोग तो ये करते हैं, मम्मी वो नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, तुरई नहीं खाना है, लौकी नहीं खाना है, करेला नहीं खाना है। वी हैव सो मेनी नखरास, है ना, हमारे में नखरा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नखरा करने के लिए वो फूड ही नहीं है उनके पास। तुम उसे कुछ भी दोगे ना, इवन दे ओनली ईट चावल, ओनली चावल, ठीक है, और नमक वगैरह डाल के। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो ये क्या है, हमारे इंडिया का सिचुएशन है, और आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है जब आप फूड वेस्ट करने जाओ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप उतना ही लो जितना आपको खाने की इच्छा है, और कोशिश करो हेल्दी खाना खाने की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फूड। तो जो भी डेफिशिएंसी होता है, मैं बात करती हूँ माल न्यूट्रिशन की। तो जब ये माल न्यूट्रिशन की बात की जाएगी तो ये माल न्यूट्रिशन क्या है, कुपोषण क्या है, इसमें हमें क्या बोलता है, जो प्रॉपर डाइट है, एक बच्चे को क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए मोस्टली, तो वो बच्चों को वो डाइट नहीं मिल पाता है, राइट। अगर उसे प्रोटीन चाहिए एक अमाउंट में, और अगर एक बच्चा सिर्फ चावल खाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा होता है, जिससे कि कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। बैलेंस डाइट खाना है हमें। क्या खाना है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है बचपन में भी कि बैलेंस्ड डाइट, है ना, क्लास 6 में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में कि बैलेंस्ड डाइट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको क्या कर रहे हो, ये आपको बॉडी में होना चाहिए। जब आप लोग सब लंच बॉक्स लेके स्कूल जाते हो या फिर आप घर पे भी खाना खाते हो तो आप देखते हो कि मम्मी थाली में बहुत कुछ डालती है, चावल, दाल, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, दही, है ना, वो सैलड, ये सब कुछ डाल के देती है। तो ये क्या है, आप समझो तो चावल है, मान लो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर दाल में प्रोटीन है, सैलड है तो रफेज है, ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको मिनरल्स मिल रहे हैं या वाइटामिन्स मिल रहा है। तो ये सारा क्या है, एक तरह से आपका बैलेंस डाइट आपके थाली में परोसा जाता है। ये हमारा कल्चर भी है। जब हम लोग खाना खाते हैं, ये हमारा स्टेपल फूड है और हमारा कल्चर है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बाकी और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा फूड काफ़ी बैलेंस डाइट होता है। जो हमारा एक कल्चर है, हमें सबके घर में लगभग यही खाना बनता है, दाल चावल सब्जी और रोटी सब्जी। दिस थिंग्स वी ऑल ईट, हर कोई खाता है ना। तो ये क्या है, हमारा कल्चर से रिलेटेड है। तो आप देखो कितना हेल्दी कल्चर है हमारा। और बाकी जगह पे आप देखो नूडल्स वगैरह है, दिस इज क्या है, ये हमारा तौर तरीका। लेकिन
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बहुत अच्छे से अवेलेबल है लेकिन दे डोंट लाइक इट, उनको पसंद नहीं है, दे वांट कि भैया नूडल्स ही दे दो खाने में, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये है ही नहीं, बैलेंस डाइट की तो दूर की बात है, बस खाने भर कि भाई आप मरे ना, इसके लिए जो खाना होता है प्रोवाइड करना वो मिल जाए, वो ही बहुत है। तो बैलेंस डाइट मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका लाइफ प्रोसेस, और ये कौन सा लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्रोथ की स्पेशली अगर बात करें तो ये ग्रोथ क्या है, नहीं हो पा रहा है, राइट। ग्रोथ हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, तो फूड से। यानी अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन की तो ये क्या है, बेसिक है। अगर आपका कोई भी लाइफ प्रोसेस है वो इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है, राइट। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, यानी कि तरीका, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन है आपका, आप जो फूड खाते हो, ठीक। न्यूट्रिशन है जो फूड खा रहे हो आप, और साथ में क्या फूड खाना ही कंप्लीट हो गया। अगर आपका डाइजेशन काम नहीं कर रहा है, आप उसको, तो सबसे पहला यहाँ पे दो चीज होता है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इनटेक मतलब खाना खाना, ठीक है, इनटेक करना, ठीक। उसके बाद जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूटिलाइजेशन। यानी आपके बॉडी में जो यूटिलाइजेशन होता है वो कौन कराता है, तो न्यूट्रिएंट्स कराते हैं। कौन कराता है, न्यूट्रिएंट्स कराते हैं, राइट। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई, तो जो आप फूड खा रहे होते हो, ठीक, जो आप फूड खा रहे होते हो उसमें क्या है, बेसिकली ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी कंपोनेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसमें, ग्रोथ में, ठीक है, रिपेयरमेंट में। यानी कि अगर आपका लेट सपोज आपको हार्ट डैमेज हुआ है या आपका कोई मतलब कोई भी पार्ट है जो आपको डैमेज हुआ है, तो वो क्या होगा, रीग्रो करता है। आप देखिए वो रीग्रो कर जाता है। तो ये ग्रोथ कैसे आता है, तो प्रोटीन्स वगैरह से आता है। आपको जो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट फैट्स से मिलती है। आपका जो भी डिजीज फ्री है, इम्यून सिस्टम है, वो सब है। तो विटामिन वगैरह उसके में हेल्प करता है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, कि फूड क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिएंट्स कितने, 5 न्यूट्रिएंट्स है। ये सब तो आपको बेसिक बात है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कितने, 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, मान लो मैं फैट से स्टार्ट करती हूँ। फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, vitamins, and then comes minerals, okay, minerals, ठीक है। अगर मैं बेसिक मोटा मोटा बात करूं तो फैट आपको मिल जाता है कोई भी ऑयली फूड से या फिर कोई भी नट्स वगैरह से। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो ये आपको राइस से, ठीक है, व्हीट से, पोटैटो वगैरह से ये आपको मिल जाता है। और भी बहुत कुछ है, और ये ऐसा भी नहीं है कि पोटैटो से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है, उसे भी बहुत होता है। मतलब हम लोग एक बेसिक कर रहे हैं, ये तो आपने कर रखा है, बस मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ आपको, ब्रश अप कर रही हूँ आपकी नॉलेज को। प्रोटीन्स क्या है, आपको कोई भी दाल ले लो वो प्रोटीन्स देता है। सबसे अच्छा है सोर्स उसका मिल्क एंड एग, ओके, एग्स, ठीक है। वाइटामिन्स की बात की जाए तो वाइटामिन्स आपको फ्रूट से मिल सकता है, ठीक, फ्रूट्स इसका सबसे अच्छा सोर्स है। और मिनरल्स जो है वो आपको मिल जाता है, मान लो वेजिटेबल्स, वेजेस से, और वेजेस के अलावा मिनरल्स आपको कहीं से और भी मिल सकता है। जैसे वाटर से भी मिनरल मिलता है, वाटर में तो सब कुछ होता है, वाटर में तो सब होता है, राइट। तो वाटर को एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मान के चलो, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग वाटर एंड गिविंग अ स्टार मार्क हियर। मतलब वाटर को तो समझ लो कि तुम मतलब हर रामबाण इलाज है हर किसी रोग का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इनफ वाटर, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर विल बी मोस्ट ऑफ द मतलब सोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इसी न्यूट्रिएंट्स का इनटेक और यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है, तो न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। इतना क्लियर है क्या। अब न्यूट्रिशन जो है, जब आप न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हो तो देयर आर 2 वेज, टू मोड्स, ठीक है। मोड क्या क्या होगा, देयर आर 2 मोड्स। अगर न्यूट्रिशन के मोड की बात की जाए तो एक होगा ऑटोट्रॉपिक मोड, और एक हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। अब बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक की। तो ऑटो का मतलब होता है, इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, खुद से। और हेट्रोट्रॉपिक की बात की जाए तो ऑन डिपेंड्स ऑन अदर्स, ठीक है।
हम लोग बोलते हैं ना होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो वो क्या होता है, अदर्स होता है, और ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ। यानी कि जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट का जो इंटेक है, यूटिलाइजेशन तो बात की बात है, पहले इंटेक की बात करते हैं अगर, तो ये इंटेक जो है वो क्या करता है, अगर मैं खुद का ही मतलब प्रोडक्शन करूं और खुद से खाऊं, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, प्लांट करते हैं, राइट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ और सिर्फ नहीं, अगर देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया भी हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ये काम कर लेते हैं, ठीक, यानी कि खुद से खाना बनाना। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि दे आर व्हाट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है, ये खाना को प्रोड्यूस करते हैं। देखो अब ये यहाँ पे ये मत बोला कि हम लोग भी तो कुक करके खाते हैं, हम लोग तो दूसरे के बना हुआ नहीं खाते, हम लोग कुक करके खाते हैं, तो कुक कर रहे हैं ना हम लोग। चावल क्या तुमने बनाया है, अब बोलोगे फार्मर्स ने उगाया है, फार्मर्स ने मेहनत की है, इरिगेशन किया है, उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो किया है, लेकिन जो काम हुआ है उगना और उस चीज़ को, उसके अंदर जो एक चावल के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज, मेनली अगर देखा जाए तो बेसिक खाना है अगर किसी का है, हर खाने को एकदम बेसिक तरीके से देखा जाए तो वो होता है ग्लूकोज, ठीक है, बेसिक फूड अगर देखा जाए तो वो क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये आपका बेसिक फूड है, जो कौन बनाता है, तो प्लांट्स बनाते हैं। कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, तो प्लांट्स को देखा जाए तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक हैं, क्योंकि वो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए हेट्रोट्रॉप्स की, तो जैसे कोई भी एनिमल्स, ठीक है, कोई भी एनिमल्स, हम लोग सब क्या है, हेट्रोट्रॉप, जो क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपना खाना के लिए। हेट्रोट्रॉप डिपेंड्स ऑन, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये प्रोड्यूसर्स है तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, अगर ये प्रोड्यूसर है तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स हैं, राइट, तो वी आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूम करते हैं जो, ठीक है, वी आर कंज्यूमर्स, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, इनका बना हुआ खाना हम लोग खाते हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम जैसे टाइगर वगैरह है वो तो इसको नहीं खाता है, प्लांट को खाता ही नहीं है, वो तो एनिमल खाता है, लेकिन ये किसको खाता है, समझा है, ये किसको खाता है। अगर देखा जाए तो बेसिक पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, बेसिक पे जाते हैं कि हम लोग जड़ पे जाएंगे कि आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ ये, तो स्टार्ट तो इसी ने किया, प्लांट ने किया, प्लांट को खाया इसने, फिर इसको खाएगा टाइगर या जो भी, ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, तो ऑटोट्रॉप्स पे। तो यानी कि जो भी ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट को छोड़ के, बैक्टीरियाज को छोड़ के, जो क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए, फूड के लिए, या किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हेट्रोट्रॉप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, दो तरह का मोड है न्यूट्रिशन का, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ऑटोट्रॉपिक मोड, ऑटो का मतलब ही होता है, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खुद से सेल्फ सिंथेसिस कर सकते हैं, क्या चीज को, फूड को, ठीक है। तो हम लोग उस पर आएंगे। तो ये सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहला नाम या एग्जाम्पल आता है वो है प्लांट्स का, राइट, कि प्लांट्स क्या करते हैं कि सेल्फ सिंथेसिस करते हैं और खुद से अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और है जो ये काम कर सकता है, वो है कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया में बहुत कम बैक्टीरियाज होते हैं, रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है, मेनली प्लांट्स करते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं और इनको ऑल्सो क्या कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं। अभी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात भी हमने की है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है कि अदर्स ना, डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ये क्या करते हैं अपने फूड के लिए, ये क्या करते हैं सेल्फ से, खुद से अपना खाना सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, क्या, किस चीज के लिए, अपना खाना के लिए। यानी कि किस पे डिपेंड करेंगे, ऑब्वियसली एक लौता ऑटोट्रॉप्स तो प्लांट्स ही हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के अलावा और कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, वो सब किस पे डिपेंड कर जाते हैं, वो सब प्लांट पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए, क्योंकि ये खुद से अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें वो सारे आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खाना। लेकिन ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, ये इतना भी सिंपल नहीं है। इसके और भी क्या है, कैटेगरीज हैं। जैसे कि पहला कैटेगरी आता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एंड डीके थिंग पे, डेड एंड डीके का मतलब मरे हुए, सड़े हुए चीज़ों पे, रॉटन चीज़ों पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म पे। यानी जैसे कोई पत्तियां सड़ गई या फिर कोई क्या हो गया, एनिमल मरा हुआ है और बहुत दिन से देखते हो आप क्रो वगैरह हर तरफ मरा हुआ रहता है, तो वैसे जगहों पे क्या होता है, आपका कौन उगता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह के न्यूट्रिशन करते हैं उनको क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ऑल्सो इसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं और वैसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये जैसे डेड और डीके थिंग पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ऐसे पैरासिटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग बीइंग पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब ऐसा बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो कैसे, तो जैसे कि आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, जब भी कोविड के टाइम में कोरोना वायरस का नाम तो खूब सुना होगा। कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग क्या करते थे, हमने ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट निकाला था, राइट, कि जब क्या किया जाएगा, स्कूल और जो भी ऑफिसेस हैं वो सब खुल तो रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरह से ना खोल के उसको ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट किया गया। क्यों किया गया ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक दिन रखेंगे और जो भी वायरस वगैरह अगर कहीं पे भी है, दूसरे दिन उस पूरे रूम को या कमरे को क्या किया जाता है, सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करके उस वायरस को मारा जाएगा या उसको क्या किया जाता है, उसके मतलब इफेक्ट को कम किया जाएगा और फिर दूसरे दिन से चालू करेंगे नॉर्मल प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपका दिमाग को घुमा सकता है वो ये कि क्या कोरोना वायरस को मार भी सकते थे। अगर हम लोग कोरोना वायरस को मार सकते थे तो क्यों ना हम लोग अपने बॉडी के अंदर उसको मार लेते थे। क्यों इतना जो केओस क्रिएट हुआ था, ये कोहराम मच गया था, ये हुआ ही क्यों, आखिर क्या जरूरत थी इसकी। तो पहली बात ये है कि कोरोना वायरस यानी कि कोरोना जो ऐसे वायरस हैं वो क्या है, पैरासिटिक होते हैं और इन लोगों को क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है। पैरासाइट्स क्या करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जी रहे होते हैं, यानी कि अब देखो इनका स्टेट जो होता है ना, ये क्या होता है, ये लिविंग भी है। अगर देखा जाए कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है तो ये लिविंग भी है और ये डेड भी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उन्हें क्या कोई बॉडी मिली है। अगर ये किसी बॉडी के अंदर है तो ये लिविंग है और बॉडी के बाहर है तो ये क्या है, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कि अगर कोई वायरस यहाँ पे है और उसे आप ऐसे ही अनटच छोड़ दो आपके बॉडी में, अनटिल अनलेस वो आपके बॉडी के अंदर नहीं जाता है, अगर वो नहीं जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा जब तक उसको कोई होस्ट न मिले। अच्छा, अब यही लिविंग बॉडी को जिसके अंदर एक पैरासाइट सर्वाइव करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, यानी कि वो आपका गेस्ट है। लेकिन जो हमारा इंडिया का कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव का, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो अतिथि जिसको हम लोग देवता मानते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं और आपके लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन ये होस्ट क्या है, ये कहीं से भी आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, राइट। क्योंकि जैसे कोरोना की बात कर लें तो वो एक ऐसा पैरासाइट था जो आपके बॉडी में जा तो रहा था, साथ में क्या कर रहा था, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा था, जिससे आप क्या करोगे, आप दोबारा, या ऐसा ही होता है HIV एड्स में। तो HIV का जो HIV जो वायरस है वो भी क्या करती है, वो भी आपके डेफिशिएंसी को, इम्यूनो डेफिशिएंसी को क्या करती है, अटैक करती है और आपको क्या करती है, मतलब कोई भी डिजीज के खिलाफ लड़ने के काबिल नहीं छोड़ती है। यानी कि आपको अगर कोई भी बीमारी होती है, नॉर्मल सर्दी खांसी भी, तो वो क्या होगा, एक बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा और ठीक ही नहीं होगा। तो ये क्या है, ये सब इसके इफेक्ट हैं और वो क्या है, डेडली इफेक्ट्स हैं। और ये समटाइम्स क्या होता है, बहुत ही फेटल भी होता है। कभी आपने देखा ही होगा डेथ रेट, कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कितना डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। यानी कि ये क्या करते हैं, ये बहुत ही डेडली ऑर्गेनिजम्स हैं पैरासाइट। तो अभी देखा जाए तो ये क्या है, पैरासाइट जो है वो क्या है, आपके बॉडी में ही रह के, यानी जैसे जू होता है हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में रह के आप ही का ब्लड सक करते हैं और वो अपना जिंदा हैं। अगर उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाए, उन्हें ना दिया जाए, वो बॉडी होस्ट ना दिया जाए, तो वो क्या होंगे, डेड हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, लिविंग और डेड के बीच में कहीं लाई करते हैं। अब लास्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
अगर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल में ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए बिफोर सैप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक में, तो ये क्या है, कहीं से भी सॉलिड फूड कोई इनटेक नहीं कर रहा है, ये हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात कर ली जाए तो अगर हम लोग सैप्रोट्रोपिक के बारे में बात करें तो आप देखे होंगे मशरूम, ठीक है, आपने मशरूम के बारे में बात भी की होगी, खाई भी होगी, ठीक है, बहुत लोगों को पसंद भी बहुत होगा, ठीक है, मशरूम जो होता है। लेकिन जब आप इसकी कल्टीवेशन को देखोगे, जब आप इसके फॉर्मेशन को देखोगे तो शायद आप खाना भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप गुजरोगे किसी मशरूम फैक्ट्री से, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना, ये नेचुरली तो ग्रो होते ही हैं, ठीक है, और बिकते भी हैं मार्केट में, जो लोग पसंद भी करते हैं नेचुरली ग्रोन मशरूम्स को। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उस अमाउंट में, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि मशरूम जो है एक तो थोड़ा सा आता है एक्सपेंसिव साइड में, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो आज के डेट में कॉमर्शियल पर्पस से भी क्या किया जा रहा है, मशरूम को ग्रो कराया जा रहा है, मशरूम को ग्रो कराया जा रहा है, यानी इसकी फैक्ट्रीज लगाई जा रही है और इसमें ग्रो कराया। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, इसको जो इसका फेवरेबल कंडीशन है, क्या है इसका फेवरेबल कंडीशन, डेड डीके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यही तो इसका फेवरेबल कंडीशन है। अगर ये दे दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आर्टिफिशियली भी क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं, यानी कि इसकी एक तरह से समझो, इसकी एक तरह से खेती हो रही है, ठीक है, मशरूम की। तो ये हम लोग क्या करें, मशरूम को खेती करें। तो ये जो मशरूम है, अगर आप इसके फैक्ट्री की तरफ से गुजरोगे तो आप क्या होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसका स्मेल से, क्योंकि एक बहुत ही फाउल सा स्मेल क्या है, वो आपको क्या करता है, आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेड और डीके थिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्मेल तो आना लाजमी है, ठीक है। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल किसका, सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पैरासिटिक के तो बहुत ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि आप में कोई वॉर्म जो हो जाता है, पेट में जो वॉर्म हो जाता है, वो क्या होता है, इसमें आप देखे होंगे सिम्टम्स क्या है कि आपका पेट जो है, जिस भी इंसान का ऐसा है, स्पेशली बच्चों में हो जाता है, तो पेट क्या होता है, बहुत बाहर निकल जाता है और बॉडी जो होती है बहुत थिन हो जाती है, और वो भी क्या है, एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जिराफ की, तो जिराफ कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, जिराफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, क्योंकि आप देखते हो जिराफ क्या करता है, सॉलिड फूड खाता है, जैसे ग्रासेस, ये सब क्या है, सॉलिड फूड के कैटेगरी में आता है। ये कहीं से भी डेड चीज़ नहीं खाता है, ना ही किसी बॉडी में रह के उसके ब्लड को सक करके, ऐसा तो कुछ है नहीं इसके साथ कॉन्सेप्ट। तो वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। यानी कि अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब डिविजन्स हैं इसके, जिसको सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सैप्रोट्रॉपिक में वैसे न्यूट्रिशन होंगे। अच्छा, अगर मैं देखूं इन तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंबाइन करके, तो क्या ये हेटेरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है, तो ऑब्वियसली ये हेटेरोट्रॉपिक ही है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, वेदर ये डेड डीके पे डिपेंड करें, लिविंग पे डिपेंड करें, सॉलिड फूड खाएं, लेकिन डिपेंड तो ये किसी और पे ही कर रहे हैं, ये खुद से तो अपना खाना बना नहीं रहे हैं, इसीलिए है तो ये हेटेरोट्रॉपिक ही। लेकिन अगर क्लियरली देखा जाए, अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए, तो ये क्या है, अब उसके बावजूद भी इसमें क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फिर सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, जिसमें क्या है, डेड डीके पे डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं होस्ट बना के। होलोजोइक न्यूट्रिशन भी है, जिसमें सॉलिड वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो अभी तक के इन्फॉर्मेशन से हमें इतना तो पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि उस प्रोसेस को जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है क्या बोलते हैं, और ये हम लोग को बेसिकली पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बोल दूँ कि इस फोटोसिंथेसिस का डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल में है पहले से, आप जाओ और उसको देखो, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है कि कोई भी एक भी टर्म आपका छूटेगा नहीं, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे भी कुछ कवर कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हमें सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जब प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, किससे, किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब यहाँ पे बात आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की और किसकी, वाटर की। तो हम सबको पता है कि ये क्या है, ये कैसे मटेरियल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। कैसे मटेरियल्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं।
ठीक है। जब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात होती है तो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके प्लांट जो है वो फूड बनाता है, और उसके फूड को क्या बोलते हैं, उसके फूड को बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज कैसा मटेरियल है, तो ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज कैसा मटेरियल है, तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या है, और हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एनर्जी का, यानी सनलाइट का, ठीक है। सनलाइट का यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सनलाइट का यूज़ करके क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है C6H12O6। C6H12O6 एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, केमिकल एनर्जीज होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी होते हैं। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सनलाइट जो है वो क्या है, एक लाइट एनर्जी है, या इसीलिए इसका नाम फोटो है, ठीक है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, साइंस में फोटो का मतलब लाइट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर लाइट एनर्जी को ऑल्सो क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल एनर्जी कह सकते हैं, फिजिकल एनर्जी कह सकते हैं। और इस फिजिकल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं एक फिजियोकेमिकल, ये क्या है, मेथड है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। तो इतना समझ आया, ये था बेसिक चीज़ कि हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि हम लोग पहले से भी जानते थे, ठीक है। ये बहुत नया चीज़ नहीं है, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन में ही लोग क्या है, गलती कर देते हैं। तो डेफिनेशन में हमेशा याद रखना, की पॉइंट्स याद रखना। कैसे की पॉइंट्स याद रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस करना होगा, या कोई सिंथेसिस करना होगा, कुछ बनाना होगा, तो आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, एक होगा रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, और एक होगा आपको रिक्वायर्ड कंडीशंस की, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ कभी भी नहीं किया जा सकता है, यू मस्ट हैव सम रिक्वायर्ड कंडीशंस, कि वैसा ही कंडीशन हो तभी आप वैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स में अगर फोटोसिंथेसिस बात की जाए तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज होता है। पहला रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा रॉ मटेरियल्स है वाटर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कंडीशन की बात की जाए तो पहला रिक्वायर्ड कंडीशन है सनलाइट, ये मस्ट है, ठीक है, सनलाइट। और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्लोरोफिल, ठीक है। ये दो क्या है, कंडीशंस हैं, और ये दो क्या है, रॉ मटेरियल्स है। समटाइम्स स्टूडेंट जो है उसको मिक्स मैच कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है, CO2 रॉ मटेरियल। तो यानी कि ये हो गया आपका दो चीज़, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अब लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पूरा कंडीशन आ गया, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको क्या है, डेफिनेशन भी फॉर्म करना है कि प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो भी रॉ मटेरियल है उससे, ठीक है, और क्या यूज करके, एनर्जी, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये सारे कंडीशंस का यूज करके ये क्या करती है, अपना खाना खुद से बनाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर अब देखा जाए तो एक डायग्रामेटिकली हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट में क्या है, एक लीफ है, हमारा एक प्लांट है जिसमें क्या है, लीफ है, यहाँ तक है, ठीक है। एक बड़ा सा लीफ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे, अब ये देखो कि लेट अस सपोज यहाँ पे क्या हुआ, ये तो क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक। ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है। अब यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के बाद यहाँ पे जो है वो कुछ, जैसे ग्लूकोज जो है वो क्या है, फूड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, हम लोग को सबको पता है कि प्लांट जो है वो क्या है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली उनको भी क्या चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी के लिए उन्हें भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है वो ग्लूकोज क्या हो जा रहा है, यूटिलाइज्ड हो जा रहा है। कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, प्लांट में यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यूटिलाइजेशन है, इसके बावजूद भी कुछ फूड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जिसको कि स्टार्च बोल के इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये स्टोर करने के काम में आएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक। यहाँ पे इतना काम हो गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है एक चीज़ जो बाहर निकल जाता है, वो है ऑक्सीजन,
ठीक है, ये बाहर निकल जाता है, ये रिलीज होता है। इसी से तो हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है ना, कि हम लोग ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को कौन देता है, प्लांट देता है, ग्रीन प्लांट्स देते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट होगा जो कि क्या है, जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बन रहा है। क्लोरोफिल तो एक रिक्वायर्ड कंडीशन है ही। ठीक है, और ये हो गया, यहाँ पे अब वाटर है ही, वाटर, यहाँ से वाटर कहाँ से मिल रहा है, रूट से मिलता है, राइट। तो ये हो गया इतना सारा कंडीशन। अब इससे क्या है, जो फूड बना, यानी ये फूड जो बना, ये क्या होता है, ये एक अपवर्ड मूवमेंट में, मतलब कि बाकी के अदर प्लांट्स पार्ट्स में, और ये मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड, यानी कि रूट्स में। ठीक है, ये क्या हो गया, रूट्स में, और ये है आपका स्टेम। ठीक है, ये तो लीफ है। तो इस तरह से हो जाता है, और ये क्या होता है, अच्छे से बढ़ जाता है। यानी लीफ क्या है, कहा जा सकता है इसको, क्या कहा जा सकता है, फूड फैक्ट्री कहा जा सकता है। फूड फैक्ट्री कहा जा सकता है किसका, आपका फोटोसिंथेसिस के हिसाब से ये क्या है, एक फूड फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, एक और चीज़ ध्यान दे देंगे कि क्लोरोफिल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि क्लोरोफिल क्या होता है। कोई भी लीफ है, ठीक है, कोई भी लीफ है, उसमें हम लोग एक डायग्रामेटिक वे में समझेंगे इसको, कि देखो ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मैंने सेल चैप्टर कराया था तो कराया था कि ऑर्गानेल्स होता है, सेल ऑर्गानेल्स जो है वो है। ठीक है, ये एक तरह का सेल ऑर्गानेल है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्लोरोफिल में यहाँ पे देखो आप, ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कॉइन लाइक, और इसको क्या करें, कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जो एक एक कॉइन है, इस कॉइन को बोलते हैं थैलाकॉइड्स। और ऐसे ही कॉइन जो है पाइलअप होके क्या बनाते हैं, एक पिलर जैसा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, ये ग्रेना है। ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन है इसमें, ऑब्वियसली ये प्लांट है तो मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होंगे। आउटर मेम्ब्रेन ये है, और स्ट्रोमा है ये जो बीच का पार्ट है। ठीक है, ये बीच का पार्ट है, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें क्या होता है, दो तरीके का रिएक्शन होता है। ये सब मैंने करा रखा है उस वीडियो में, आप सब देख लेना। ठीक है, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो ये सारा क्या होता है, यहाँ पे ग्रेना में, स्पेशली ग्रेनम या फिर इसको ग्रेना बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है क्या। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अगर देखा जाए तो बेसिकली दिस इज द मेन साइट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, साइट बोलेंगे। और ये साइट है कहाँ, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली है किसका, तो ये स्ट्रक्चर लीफ का है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप ये इसको समझ लिए, तो एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है, जो है लीफ का लेयर। ठीक है, अगर मैं लेयर की बात करूँ तो पहला जो लेयर होता है लीफ में, वो होता है क्यूटिकल्स। ठीक है, क्यूटिकल्स। अब ये क्यूटिकल्स क्या होता है, तो ये एक वैक्सी लेयर होता है, जो क्या करता है, वाटर को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, वैक्सी लेयर है लीफ के ऊपर, जो वाटर का क्या है, ट्रांसपीरेशन को रोक, जैसे ट्रांसपीरेशन हो जाता है तो वाटर लॉस होता है, तो इस टाइप के वाटर लॉस को ये क्या करता है, रोकता है। उसके बाद जो लेयर आता है उसको बोलते हैं आउटर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मल लेयर है, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आउटर मोस्ट है, तो आउटर एपिडर्मिस बोल सकते हैं इसको, आउटर एपिडर्मिस। ठीक है, ये आपका लेयर आता है। उसके बाद जो लेयर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाजेडे या प्लाज्डे बोलते हैं। ठीक है, ये लेयर आता है। उसके बाद फिर एक और लेयर आता है जिसको स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं। ठीक है, एक और लेयर आएगा, उस लेयर को मान लो मैं ऐसे बना दे रही हूँ रफली, अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये एक स्पॉन्जी लेयर होता है, स्पॉन्जी लेयर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा, एक इनर मोस्ट या फिर इनर एपिडर्मिस भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, इनर एपिडर्मिस बोल के एक और आ जाता है। ठीक, अब ये इनर एपिडर्मिस के पास में ही क्या होता है, और फिर एक क्यूटिकल्स होता है, और ये इनर एपिडर्मिस में ही क्या है, थोड़ा सा ब्रेकेज होके यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रोमेटा हो जाता है। ठीक, तो अभी मैं इसको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो आप मिडिल लेयर देख रहे हो, मतलब अगर मैं बोलूँ इसमें मिडिल लेयर कौन कौन सा होगा, तो आप देखो ये प्लासिडे और ये स्पॉन्जी, ये क्या होगा, मिडिल लेयर होगा। तो यहाँ पे जो होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल क्या होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है, और जो जिसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। यानी कि तुम सोच के देखो कि अगर
एक पार्ट में, लीफ के कोई एक पार्ट में देखा जाए तो कम से कम नहीं पर भी तो 100 इस तरह के मेसोफिल सेल्स में 100 क्लोरोफिल्स होंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसके नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक लीफ के अंदर 1000 हो सकते हैं, 1000 और मोर देन दैट हो सकते हैं, यानी बहुत सारा हो गया। अब देखो सबसे ज़्यादा अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये मिडिल लेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मिडिल लेयर में। आप देख ही रहे हो मिडिल लेयर किसको बोल रहे हैं हम लोग, इस लेयर को बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा एयर स्पेस भी होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एयर स्पेस हो जाता है। और ये जो हमारा जो O2 का बाहर निकलना, मैंने बोला कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो CO2 का अंदर लेना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना। और मैंने बोला इस प्रोसेस को, जब ये यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। एक प्रोसेस है, इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। ये किससे अलग है, ऑस्मोसिस से अलग है। और जब रूट्स जो होते हैं ना वो वाटर लेते हैं, ऑब्वियसली वाटर चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, तो वो जब वाटर लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ यहाँ पे स्टोमेटा से। और अच्छा, इस स्टोमेटा को कौन कंट्रोल करता है, आप लोग सबको पता ही होना चाहिए। ये इसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिख जाता है। क्यूटिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोकते हैं, मतलब क्यूटिकल्स जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को घटाते हैं, ठीक है। तो ये इतना समझ आया क्या, ये आपको पूरा प्रोसेस था, मतलब ये आपका देखा जाए तो ये क्रॉस सेक्शन है किसका, लीफ का। ये किसका स्ट्रक्चर है, लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीफ ऐसा है आपका, राइट। तो इस तरह से सेल वाइज होगा। तो आपको समझ आया ना कि यहाँ पे क्या। अभी अब देखा जाए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं इसी में फोटोसिंथेसिस में जो कि आपको करने होते हैं। और आपको समझना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो मैंने बोला कि ज़रूरी क्या है वो है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है। स्टार्च टेस्ट तो आप सब जानते ही होंगे। स्टार्च टेस्ट जो होता है वो आयोडीन के हेल्प से किया जाता है। और कौन सा कलर मिलता है हम लोग को, ऑब्टेंड होता है ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेंड होता है, ठीक है। मतलब एक लीफ लिया जाता है, उसको थोड़ा बॉईल किया जाता है, उसके बाद फिर उसमें क्या किया जाता है, आयोडीन का पिंच डाला जाता है और चेक किया जाता है कि अगर उसका कलर चेंज हुआ है तो। अगर उसका कलर चेंज हुआ है तो यानी उसमें क्या था, स्टार्च था। और स्टार्च क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, राइट, फोटोसिंथेसिस हुआ है। फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो स्टार्च आएगा ना। स्टार्च कब आता है, फूड जो बच गया उससे स्टार्च बनता है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। उसके बाद क्या है कि एक टेस्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं। इस कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नेसेसरी है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक जार लिया जाता है, ठीक है, एक जार लिया जाता है। उस जार में क्या डाला जाता है, KOH डाला जाता है। ये क्या है, ये KOH क्या है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर KOH है यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, राइट। तो एक लीफ ली जाती है, एक लीफ ली जाती है जिसका क्या है, एक पार्ट को क्या किया जाता है, अंदर बॉटल के अंदर रखा जाता है और एक पार्ट को बाहर रखा जाता है। तो जो बॉटल के अंदर का पार्ट है, जाहिर सी बात है कि उसको क्या नहीं मिला है, उसको CO2 नहीं मिल पाया है। और यानी कि ये इस तरह से हुआ है। और जो बाहर का पार्ट है उसको सब कुछ मिल रहा है, CO2 वगैरह मिल रहा है, यानी ये तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये पार्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अब यही देखना है कि क्या इसने फोटोसिंथेसिस किया है या नहीं किया है। फिर जब हम लोग बाहर निकाल के देखते हैं तो फिर इसमें क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करते हैं और आयोडीन टेस्ट करके हम लोग फिर से चेक करते हैं कि क्या इसमें स्टार्च है। अगर इसमें स्टार्च है तो इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस हो चुका है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। यानी ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। यानी हम लोग बात किसी कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस है क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। प्लांट्स इस तरह से अपना न्यूट्रिशन करते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी वजह से क्या है, हम लोग को O2 तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्या मिलता है, ग्लूकोज जैसा हम लोग क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है, हम लोग को फूड मिलता है, O2 मिलता है, ये सब चीज़ हम लोग को क्या है, मिलता है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि ये क्या प्रोसेस है, क्योंकि समटाइम्स दे आस्क यू डीपर क्वेश्चंस, समटाइम्स दे डोंट, ठीक है। तो लेकिन आपको अपने नॉलेज पर्पस ऑफ व्यू से, मैंने पहले ही बोल रखा है हर वीडियो के आगे में, मैं एक बार डिस्क्लेमर जरूर देती हूँ कि यहाँ डेप्थ पढ़ाई होती है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना कि ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ग्रेना से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थाइलाकॉइड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या तुम ओलंपियाडी एग्जाम देने जाओ तो तुमको ऐसे क्वेश्चन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उस टाइम में आपको CBSE बोर्ड या फिर आपको कोई भी बोर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या लगेगा, हलवा लगने लगेगा। तो यानी कि आप क्या करो, डेप्थ में
में पढ़ाई करके जाओ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये याद रखना कि लीफ वगैरह का स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, जिससे कि हो सकता है इन केस अगर वैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये सब क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हमें समझना है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या है, कैसे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात की जाए ओवरऑल की, तो हम लोग क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं। मतलब एनिमल्स क्या होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दे कांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और अदर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, ऑटोट्रॉप्स की बात की जा रही है, जिसपे क्या करते हैं, ये अपना फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब हम लोग अगर इसकी बात की जाए, डिटेलिंग की जाए, तो हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरह से फूड पे डिपेंड करते हैं, वो भी क्या होते हैं, 3 कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, उसके बाद आते हैं ओमनिवोर्स। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि हर्बीवोर्स, तो यहाँ पे प्लांट की बारे में बात क्या है, ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी या एनिमल्स के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ग्रासेस खाते हैं, प्लांट्स के लीव्स वगैरह खाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जैसे लायन, टाइगर, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। क्या खाते हैं, इनका खाना है फ्लैश। ठीक है, ये फ्लैश खाते हैं। अब मैं एक बार और इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगी, थोड़ा सा इनके ना टीथ के स्ट्रक्चर पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, साथ में इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग बिंदास हैं, हम लोग ओमनिवोर्स हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर तरीके के खाने को आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लांट्स भी खा सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब फ्लैश वगैरह भी, मीट वगैरह भी क्या है, हम लोग खाते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे इतना बात। लेकिन यहाँ पे एक चीज, ठीक है, यहाँ पे एक बात ये समझ में आया कि ये जो होते हैं, तो जब आपने देखा होगा काऊ, काऊ क्या है, एक हर्बीवोर है, राइट। वो क्या करता है, काऊ, रैबिट, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं, जो क्या करते हैं, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स पे अपना वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए 2 सोर्स है, क्या चीज का, फूड का 2 सोर्स है। एक है प्लांट बेस्ड फूड खा सकते हैं वो लोग, ठीक है, और एक सोर्स है एनिमल्स, मतलब हम लोग एनिमल बेस्ड भी फूड खाते हैं, राइट। जैसे प्लांट्स की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या है, वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, ये सब तो हम लोग खाते ही हैं, पल्सेस वगैरह। ठीक, और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो हम लोग क्या खाते हैं, मिल्क खाते हैं, मिल्क, चीज़, ये सब क्या है, हम लोग को एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये सब भी खाते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 सोर्स है। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, मेनली वो प्लांट्स, जो हर्बीवोर्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स बेस्ड थिंग्स को खाते हैं। तो इनका जो काऊ का अगर देखा जाए तो इसका जो टीथ का स्ट्रक्चर है, जैसे हमें पता है ना, इंसीजर्स होते हैं, उसके बाद जो कनाइन्स होते हैं, तो आप देखोगे इनके जो कैनिन्स हैं, ये यहाँ पे वो जो फ्लैश खाने वाले हैं उनके ये क्या होंगे, लॉन्गर होंगे और शार्पन होंगे, राइट। लेकिन जो प्लांट्स खाने वाले हैं उनका क्या है, एडेप्टेशन वैसा है ही नहीं, क्योंकि दे डोंट नीड इट, है ना। उनका वो शार्प, उनका क्या होता है, एक फ्लैट सा टीथ होता है। आपने कभी अगर काऊ का टीथ को देखा होगा बहुत क्लोजली, तो आप देखोगे एक फ्लैट सा टीथ स्ट्रक्चर होता है उनका। लेकिन जब आप टाइगर वगैरह को देखोगे तो उनके ये जो 2 जो टीथ होते हैं, कैनिन्स, ये क्या होते हैं, बहुत ही टॉल, लॉन्गर होते हैं और शार्प होते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, टीयर कर सकते हैं अपने फ्लैश को। आप देखो यहाँ पे क्या है, एक एनिमल टीयर कर रहा है फ्लैश को, तो वो क्या है, वो उस तरह से टीयर कर सकते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो हमारे टीथ भी क्या है, हमारे टीथ में सब कुछ है। ठीक है, टीथ हमारे क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक ओमनिवोर्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसा भी स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपका एडेप्टेशन भी बॉडी का वैसा ही होता है जैसा आपका फंक्शन है, राइट। आप जैसा खाते हो, जो भी फूड आप लेते हो, जैसे हम लोग दोनों तरीके की चीज़ खा सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा टीथ का स्ट्रक्चर दोनों तरीके का होना ही होगा, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, चबा ही नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, टीयर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारा हो गया फंक्शंस। ठीक है, और एक चीज़ है इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, इंटेस्टाइन के बारे में कि अगर इंटेस्टाइन की बात की जाए तो हमारा इंटेस्टाइन क्या है और काऊ का इंटेस्टाइन क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल भी बात कर लेंगे। लेकिन देखा जाए तो जो भी प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं वो क्या खा रहे हैं, सेल्यूलोज खा रहे हैं। ठीक है,
और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो एंजाइम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, या फिर इनके में क्या होता है, एब्सेंट। तो अगर देखा जाए तो इनका इंटेस्टाइन जो होता है लार्जर देन होता है कोई भी कार्निवोर्स के लाइक इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो इनका इंटेस्टाइन क्या होगा, कार्निवोर्स के इंटेस्टाइन से बड़ा होगा इनफैक्ट, जबकि हम लोग को ऐसा लगता होगा कि ये इनका तो छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनका क्या है इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा है किससे, कार्निवोर्स से। तो ये आप लोग को ये सब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमने किसकी बात की है, यहाँ हमने बात की है डियर की, यहाँ हमने बात की लायन की, यहाँ हमने बात की ह्यूमन बींग्स की। अगर देखा जाए एक ब्रॉड सेंस में अगर किंगडम देखा जाए तो ये सारे किस किंगडम में आते हैं, एनिमल्स के किंगडम में आते हैं। किस किंगडम में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, ब्रॉडली बात की जाए तो। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ आपको बताने वाली हूँ, जो है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, या फिर एक आता है पिक्चर प्लांट, पिक्चर तो ये आता है, एक और आता है, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्चर प्लांट, ठीक है। पिक्चर का मतलब होता है पोटली जैसा, एक बर्तन जैसा, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, एक ऐसा प्लांट होता है। तो ये पिक्चर का आप देख रहे हो ऐसा शेप में है, इसीलिए इसको पिक्चर प्लांट बोला जाता है। तो जनरली क्या होता है ना, ऐसे ऐसे जो होता है, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसेक्ट आया, फ्लाई आई, और ये क्या है, इन्होंने इसको ट्रैप कर लिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे करके भी इसका नाम है, ठीक है, ये बोलते हैं। तो आप अगर देखो तो ये क्या है, ये प्लांट है, एनिमल है, ये क्या है, लेकिन ये प्लांट ही है। जैसे यहाँ पे भी आप देखो इसका नाम क्या है, पिक्चर प्लांट, इसका नाम क्या है, पिक्चर प्लांट। तो ये जो होते हैं इनका एक अलग कैटेगरी है, इसको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस बोला जाता है, इंसेक्टिवोर्स बोला जाता है। क्या करते हैं ये, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। मतलब इनके में क्या है, इनके नेक्टर जो होते हैं इसमें क्या है, कुछ एक स्मेल टाइप का होता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है वो क्या है, अट्रैक्टेड हो जाता है, और जैसे वो अट्रैक्टेड हो जाता है वो क्या करते हैं, इसको ट्रैप कर लेते हैं, और अंदर ही अंदर क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पिक्चर प्लांट है, जो कि एक प्लांट है, लेकिन इसका जो अगर देखा जाए इसका मूवमेंट नहीं, न्यूट्रिशन, अगर इसका देखा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो कैसा है, वो है ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर इसके डिटेल में देखा जाए तो ये क्या है, इंसेक्टिवोर्स हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की हार्बीवोर्स, और यहाँ पे आता है बात किसका, इंसेक्टिवोर्स का। तो ये हमारे कुछ क्या है, एनिमल्स में हमारे क्या है, एनिमल्स के न्यूट्रिशन के वे हैं कि एनिमल्स जो है अपना फूड इंटेक कैसे कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या है, समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमने बात कर ली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन पे क्या है, पूरा एनिमल डिपेंड करता है। तो उसे जानना तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनिमल्स के न्यूट्रिशन को जानना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे आसपास के एनिमल्स हैं वो किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, उनके क्या तरीके हैं जिससे वो न्यूट्रिशन कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए कि न्यूट्रिशन वो लोग कैसे करते हैं, तो दोज आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, दूसरों पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, लेकिन उनके क्या है जो न्यूट्रिशन है वो स्टेप्स में होते हैं, राइट। देयर आर सम डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस न्यूट्रिशन। अगर देखा जाए तो पहला स्टेप की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड इंटेक, ठीक है, फूड को इंटेक करना। यानी पहला जो उन लोग स्टेप करते हैं वो करते हैं फूड को इंटेक करने का, ठीक है, ये उनका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप की बात की जाए तो दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है, तो फूड डाइजेस्ट किया जाता है, और फूड डाइजेस्ट का भी क्या मतलब है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली हम लोग कैसे हैं, होलोजोइक हैं, ठीक है। ये एनिमल्स जो हैं होलोजोइक हैं। होलोजोइक का मतलब होता है हम लोग सॉलिड फूड को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। कैसे फूड को इंटेक करते हैं, सॉलिड फूड को। अब ये सॉलिड फूड को जो इंटेक करते हैं उसी फूड का क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है। ब्रेकिंग डाउन करके हम लोग उसको क्या बना लेते हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं और सिंपलर फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। सिंपलर फॉर्म बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा सॉलिड फूड था इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डाइजेशन का मतलब है इसको ब्रेक डाउन करना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अच्छा, इस ब्रेकिंग डाउन के प्रोसेस में
इस ब्रेकिंग डाउन फूड प्रोसेस में क्या होता है, हमारा बॉडी में बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ और बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो सब के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। अब हमने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिल गया, हमें मिला कुछ न्यूट्रिएंट्स, हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, बॉडी को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे, ठीक है। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे ब्रेन में जो होते हैं ना, हमारे ब्रेन जो क्रेनियम है उसमें भी क्या है, फोल्ड्स है। ऐसे जो हमारा ब्रेन है उसमें भी क्या है, ऐसे ऐसे करके फोल्ड्स हैं, ठीक है। ये फोल्ड्स आप देख रहे हो, ये फोल्ड्स क्या होता है, अगर इसका देखा जाए तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोल्ड्स होगा, कहा जाता है कि जो इंसान है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उतने ज़्यादा मैसेजेस को, नर्व्स को, उसके नर्व्स इतने क्या होते हैं, चालू होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस चीज़ को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं और चीज़ों को याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं, थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब ओवरऑल उनका इंटेलिजेंस या फिर कह सकते हैं IQ जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में क्या है, ये जो फोल्ड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो फोल्ड्स है ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और यानी कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को भी क्या करता है, बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाता है, मतलब मैंने बोला कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आया कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है। सॉलिड फूड की बात नहीं हो रही है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। इसीलिए मैंने बोला कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, मतलब पहले तो यही स्टेप होगा, बिना तुम फूड इनटेक किए फूड तो डाइजेस्ट कर नहीं सकते, राइट। बिना डाइजेस्ट किए एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो ये क्या है, एक स्टेप और हायरार्की में ही चलता है ये। इसको इसके अलावा मतलब तुम सोचोगे कि पहले डाइजेशन कर लेते हैं फिर इनटेक करेंगे, इंजेक्शन लिखते हैं। अगर आप एग्जाम में भी लिखते हो पहले डाइजेशन लिख दिया फिर इंजेक्शन लिख दिया, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि आप डाइजेशन पहले कर रहे हो और इंजेक्शन बाद में कर रहे हो, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किया, न्यूट्रिएंट्स लिया। अब न्यूट्रिएंट्स की बात की तो मैंने बता ही दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल। तो ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स जैसे आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसका एब्जॉर्प्शन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं था, हमें इसको क्या करना था, यूटिलाइज करना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन एक तरह से, ठीक है। इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे में, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट। अब लेटर सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। प्रोटीन्स का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ देता है, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट भी देता है, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट देता है। अगर देखा जाए तो ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट का काम करता है। और प्रोटीन जो है, अगर अभी क्या हुआ, एक फूड खाया हमने, लेट्स सपोज हमने क्या किया, दाल खाया, ठीक। अब ये दाल जो है वो क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। दाल क्या था, एक सॉलिड फूड था, ये एक सॉलिड फूड था। हमने इसको क्या किया था, पहले इंजेक्शन किया था, यानी इनटेक किया था। अब इसको हमने क्या किया, खाया और डाइजेस्ट किया। जैसे हमने डाइजेस्ट किया, उस डाइजेशन में क्या निकला, प्रोटीन्स निकल के आया। अब ये प्रोटीन्स भी जो है वो भी आगे क्या होगा, और ज़्यादा उसको, और उसमें क्या ब्रेकिंग डाउन होगा, ठीक है, और सिंपलर फॉर्म में जाएगा। लेकिन इसका जो एसिमिलेशन है वो क्या है, ग्रोथ को करना, ग्रोथ और रिपेयरमेंट को करना, वो होगा, ठीक है। ग्रोथ रिपेयरमेंट होते के साथ उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जाएंगे जो क्या होंगे, वेस्ट होंगे, जो बच जाएंगे, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट को क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, और इस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें याद रखना कि जब भी एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे भी वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ। लेकिन जो इजेशन होता है उस टाइम में भी एक बार और एब्जॉर्प्शन होता है। देखा जाता है कि कहीं कोई वाटर, तब इसीलिए बॉडी में क्या है, वाटर का अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका वाटर जो है वो क्या है, जल्दी इजेक्ट नहीं होता है, मतलब वेस्ट नहीं होता है, आपको आप जितना चाहो वो क्या है आपके बॉडी में रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द होल प्रोसेसिंग, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आया होगा। और ये क्या है, मैंने बोल दिया पहले ही कि आपको इसमें स्टेप वाइज ही लिखना है, इंजेक्शन पहले होगा, डाइजेशन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो यानी कि अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना दूँ तो फ्लो चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा कि आपका सबसे पहले इंजेक्शन, और ये क्वेश्चन एक पिछले, आई थिंक मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन ये
आपके मतलब प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो आपका बोला गया था कि ये आप इसको हायरार्की में सेट करके बताओ कि पहले इंजेशन था, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। आप याद रखना यहाँ एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में ही जल्दी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद होता है इजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला हो गया आपका इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड इनटेक, एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है उस फूड को जो आपने इनटेक किया है उसको क्या करना, ब्रेकिंग डाउन करना सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है, उससे जो भी प्रोटीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है आपको उसको आपने एब्जॉर्ब किया, और उसके एब्जॉर्प्शन का आपका मतलब था कि आप उसको यूटिलाइज करना चाहते थे, तो आपने उसको क्या किया, यूटिलाइज किया। और फिर यूटिलाइजेशन के बाद आपने क्या किया, जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको, और हाँ याद रखना इजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, समटाइम्स पीपल इग्नोर इजेशन, ठीक है ना, उसमें क्या ही है, लेकिन इजेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपके बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, तो उसका भी क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ आया होगा, तो आप आगे देखते हैं। ठीक है, हमने बात की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, हमने बात की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, लेकिन हम लोग एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म को नहीं भूल सकते हैं। यानी कि अभी जो हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं और एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो प्लांट भी क्या है, प्लांट्स आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर। कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। और अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। एनिमल्स आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर्स, ठीक है, प्लांट्स भी मल्टी। लेकिन हम लोग अभी किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अमीबा की। और अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर ये यूनिसेल्यूलर है, इसका मतलब ये है कि इसके पास कितने सेल हैं, एक, वन, ओनली वन सेल। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके पास एक ही सेल है, जैसे हमने अभी बात की इंजेशन की, डाइजेशन की, इतने सारे प्रोसेसेस की, तो ये जो स्टेप्स है ये कैसे फॉलो करेगा अमीबा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेल के चैप्टर में मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि जो यूनिसेल्यूलर है उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं एफिशिएंटली जो एक मल्टीसेल्यूलर करता है। तो हम लोग को वही आज देखना है कि कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेप्स सेम होगा, यानी इजेशन होगा, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, अपने में बोलो, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इजेशन, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप एक चीज़ देखो कि डायग्रामेटिकली कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये देखो, मैं इसे थोड़ा क्लीन करके दिखाती हूँ। आप देखो पहले क्या हुआ, ये देखो फूड पार्टिकल, और ये रहा हमारा अमीबा। हमें पता है कि अमीबा क्या होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, इसमें कोई रेगुलर शेप इसका नहीं है। और ऐसा ही हमारे बॉडी में भी एक सेल है जिसका शेप फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर शेप है। आप मुझे कमेंट करके बताना उस सेल का नाम, ठीक है, कौन सा सेल हमारे बॉडी में है जो क्या है, जिसके शेप इर्रेगुलर है, कमेंट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फूड आया, अब इसने क्या किया, आप देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग। तो ये क्या है, इसका फॉल्स लेग है, मतलब ये क्या क्या थोड़ा सा उसको देखो, आप इसको देखो, थोड़ा सा ये यहाँ पे लेग जैसा बना के ये आके इसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, फूड को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को कैप्चरिंग ऑफ फूड या फिर इनटेकिंग ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, हम लोग को पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फूड को किया, यहाँ पे इसने क्या किया, सूडोपोडिया का यूज किया, और यही सूडोपोडिया का यूज करता है वो किसके लिए, मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, इसका यूज किया। अब देखो ये फूड है, जैसे है ना, ये इसके अंदर चला गया, अंदर जाके क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये फूड क्या है, अब देख रहे हो छोटे छोटे टुकड़े में टूट रहा है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में ये बन रहा है। अब ये डाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी ये बॉडी में देख रहे हो हर जगह एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किया इसने, फिर एब्जॉर्प्शन करके इस बॉडी इसका यूज करके वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे एसिमिलेशन किया, और एसिमिलेशन के बाद आप देखो सेम प्रोसेस, सेम प्लेस, आप देखो यहाँ इस प्लेस को देखो और इस प्लेस को देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों सेम है। तो ये सेम जगह से सेम तरीके से इसने क्या किया, इजेशन किया, यानी इसके पास कितना सेल था, एक ही सेल था, तो इसने सेम सेल का यूज किया। लेकिन जब हम लोग मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं वो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं और डिफरेंट सेल्स का यूज करते हैं, लेकिन इसके पास एक ही सेल है तो ये एक ही सेल का यूज करेगा। लेकिन क्या प्रोसेसिंग कहीं पे भी कम है, क्या इंजेशन नहीं किया, क्या डाइजेशन नहीं किया, क्या एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एसिमिलेशन नहीं हुआ, या इजेशन नहीं हुआ, कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ।
ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं हुआ। यहाँ पे सारा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ तरीके से और बिल्कुल मल्टी सेल्युलर की तरह ही होता है। यानी अमीबा जो है इस तरह से क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। आप समझ में आया। और ये अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, ये इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार इसको क्या करती हूँ, डायग्राम को हटा के आपको एक बार समझाती हूँ कि अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या है, डायग्राम भी बनाने होते हैं। तो मान लो एक अमीबा बनाना, ठीक, और सामने में एक फूड रख देना, ठीक। उसके बाद इस अमीबा के क्या करना, एक सूडोपोडिया देना। सूडोपोडिया देना इसलिए ज़रूरी है, सूडोपोडिया देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको इसी से मतलब मोस्टली काम क्या हो रहा है, सूडोपोडिया ही कर रहा है ना। तो ये आपको बनाना ज़रूरी है, तभी तो आप फूड इनटेक दिखा सकते हो, फूड इनटेक दिखा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे फूड डाल देना और इसको लिखना इंजेक्शन। इंजेक्शन यहाँ पे क्या हुआ, फूड को देखो ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। आप देखो एक ट्रैपिंग हो रहा है, यहाँ पे वैसा कोई कुछ था नहीं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थोड़ा एडाप्टेशन हुआ है, चेंज हुआ है, तो ये इंजेक्शन हो गया। अब इंजेक्शन के जस्ट बाद एक और ये बनाना जिसमें क्या है, फूड अंदर जा चुका है, तो और जो कि क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये हो गया आपका डाइजेशन, ये आपका डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। फूड अंदर जा चुका है। अब फिर से क्या बनाना है, एक और बनाना है, और इसमें क्या हो रहा है, फूड जो मतलब जो आपका जो फूड मॉलिक्यूल्स है ये थोड़ा सा टूट रहा है, यहाँ पे भी हल्का सा टूटना सा बनाना। अब ये टूट होके क्या करना, एक दो बाहर बनाना, बाहर जैसे बनाओगे इसको कहलाएगा ये एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद इसके बाद इसका आ जाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में कुछ नहीं करना है, यही बनाना है। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद फिर से आपको सेम फिगर बनाना है, इसी टाइप का सेम फिगर बनाना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेम फिगर बनाना है, और इसमें क्या करना है, ये दिखाता है किसको, क्या चीज़ को, ये दिखा देता है इजेशन को, ठीक है। यानी बाहर हो गया फूड, आप देखो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। और याद रखना अमीबा में क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि अमीबा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो न्यूक्लियस बनाना मत भूलना। स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। मैंने एकदम रफ डायग्राम आपके सामने तुरंत बनाया है, आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो फार मोर बेटर देन दिस बनाओगे, ठीक है। और ये आपको बनाना ही है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि आप शो करो डायग्राम के थ्रू न्यूट्रिशन इन अमीबा, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए आप याद रखना कि ये होगा। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा भी समझ आ गया होगा। हमने अब तक बात कर ली है न्यूट्रिशन इन अमीबा की, यानी कि अमीबा क्या था, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह का न्यूट्रिशन भी हमने देख रखा है। अमीबा का देखा, तो अमीबा के जो स्टेप्स हैं हमारे में, अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस में वो स्टेप्स क्या हम लोग यूज़ है, मतलब क्या वही स्टेप हम लोग भी कर रहे हैं या फिर नहीं, या हमारे में कुछ डिफरेंट स्टेप्स है। तो मैं पहले ही ये बता दूं कि ह्यूमंस जो हैं उनमें भी न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम है। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ मैं, वो सेम है। हम लोग भी वो सारे न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर कहीं से भी हमसे कम नहीं है। दे ऑल्सो हैव ऑल द स्टेप्स जो हमारे में है, राइट। तो ये बात देखने के बाद एक चीज़ और है कि ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन है वो, उसमें एक स्पेशल चीज़ है कि उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके हर स्टेप्स के लिए उनमें एक अलग से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और यही ऑर्गन्स जो हैं कलेक्ट होके, अगर ग्रुप की बात की जाए तो इसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि हम लोग के लिए ये जो हमारा अभी का टॉपिक होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि वो सारे स्टेप्स जो क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस के लिए न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। पहला है इंजेक्शन। हमें पता है इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। फूड इनटेकिंग, इनटेकिंग ऑफ फूड यानी कि खाने को क्या करना, खाना या मुंह में डालना, ठीक है। एंड एज सून एज यू पुट द लाइक फूड इन योर माउथ, तभी से डाइजेशन भी चालू हो जाता है, राइट। लेकिन पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो फूड डालते हैं वो हम लोग हाथों के थ्रू अपने मुंह में डालते हैं। तो इसमें जो ऑर्गन इंडल्ज है वो है माउथ, राइट। यहाँ पे क्या है, माउथ इंडल्ज है, तो हम लोग फूड को मुंह में डालते हैं। और हम लोग क्या है, होलोजोइक है। कैसे हैं, होलोजोइक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं। और जब हम लोग सॉलिड फूड इंटेक करते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड का क्या है, डाइजेशन करना क्या है, ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन ज़रूरी है। और डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन किससे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल के फॉर्म में, ठीक है।
यानी कि जब तक आप जो फूड खा रहे हो, इवन इफ आप एकदम छोटा स्मॉल बाइट भी लेते हो, लेकिन वो क्या है, एक सॉलिड फूड का पार्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल नहीं है, उसका ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। जिसमें क्या है, इस ब्रेक डाउन में क्या ज़रूरी होते हैं, कुछ एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं। हम लोग इसमें भी बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स किस चीज़ को डाइजेस्ट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही क्या है, ये क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप की अगर बात की जाए तो थर्ड स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद हमारा क्या होता है, जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो हमारे पास मिलता है, ये जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड मिलता है, ये क्या होता है, ब्लड में या फिर हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद ही नेक्स्ट का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया था ब्रेन का। जो हमारा ब्रेन है वो कुछ ऐसा है हेमिस्फीयर में, तो उसमें क्या है, ऐसे करके ग्रुप्स हैं, राइट, ऐसे ग्रुप्स हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इनलार्ज करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो कहा जाता है कि जो हम लोग इंटेलिजेंस होता है, जो IQ होता है, जितना ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, जितना ज़्यादा एक पर्सन में ग्रुप होगा, वो क्या होगा, उतना ही इंटेलिजेंट होगा। वो क्या है, उतना ही इंटेलिजेंट होगा, यानी उसका IQ लेवल क्या होगा, उतना ही होगा। वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंट पर्सन कहलाएगा। ये तब जब क्या हो, उसका ये लेवल जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रुप ज़्यादा हो, मतलब सरफेस एरिया क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, ये देख के क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि IQ लेवल कैसा होगा एक इंसान का, जितना ज़्यादा ग्रुप होता। तो ये तो रही ब्रेन की बात, लेकिन क्या ये सिर्फ ब्रेन की फैक्ट में ही ट्रू है, तो नहीं, ये फैक्ट किसके लिए ट्रू है, सभी मतलब एरियाज जहाँ एब्जॉर्प्शन होते हैं वो सारे एरियाज के लिए ट्रू है। जैसे ब्लड जो है एब्जॉर्प्शन करता है, तो आपने देखा होगा ब्लड कुछ ऐसा दिखता है, जो क्या है, बाइकॉन्केवियल शेप का होता है, बाइकॉन्केवियल शेप का होता है। तो ये इसलिए होता है कि ताकि ये क्या हो सके, इसका सरफेस एरिया क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सके, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर सके। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का आता है वो होता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन मतलब जो सिंपल फॉर्म में आपने ब्लड को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स थे, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे, उसको क्या करना, यूज़ में लाना। जैसे हमारे में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं हम उसको, तो हमें जब वर्क करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूटिलाइजेशन। और लास्ट का स्टेप है, जो कि स्टेप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि कुछ ऐसे भी अनडाइजेस्टेड फूड है। कैसे फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, जो क्या होंगे, हमारे बॉडी में कलेक्टेड होते हैं, एक्यूमुलेटेड होते हैं। ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड का हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे फूड को क्या करना होता है, इजेक्ट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजेशन जो है, इस प्रोसेस, ये भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि ये इसको क्या करना, इजेक्ट करना। ठीक है, तो ये भी हमारे बॉडी में कैसे होता है, इसके लिए भी कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है हमारे पास, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो समझ आया कि हमारे बॉडी में क्या है, स्टेप्स हैं, जो वैसे स्टेप्स जो यूनिसेल्युलर के पास भी थे। क्या स्टेप्स हैं, इंजेशन जो कि फूड इनटेकिंग है, उसके बाद होता है डाइजेशन, जिसमें क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, तब आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो जो सिंपलर फॉर्म में टूटा, अब वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब होके वो यूटिलाइज्ड होगा, हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, और एट द लास्ट जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है वो हो जाएंगे क्या, वो हो जाएंगे इजेक्ट। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, स्टेप्स थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूंगी, इसका मतलब होगा ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात की जाए तो कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑर्गन जो आता है, माउथ। ठीक है, उसके बाद आता है ओएसोफेगस। ठीक है, ओएसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट में आएगा एनस। ठीक है, तो ये जो पूरे ऑर्गन्स हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या कराते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कराते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। यानी आप देख रहे हो हर स्टेप के लिए हमारे पास एक डिफरेंट ऑर्गन मौजूद है। यानी कि समझ सकते हो कि हमारा ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, और क्या है, बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। अभी देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। इसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, क्योंकि ये कनाल की तरह, मतलब इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री नॉर्मल है। अब क्या यही बस है, तो वी हैव सम ग्लैंड्स आल्सो। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो हमें क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ग्लैंड्स की बात की जाए तो 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा सिक्रेट करता है। ठीक है, सलाइवा सिक्रेट कहाँ पे होता है, आप लोग सबको पता है, सलाइवा जो है वो सिक्रेट होता है हमारे माउथ में। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा लिवर। उसके बाद आता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, हमें पता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो हमारा क्या होता है, ग्लैंड होते हैं, दो सिस्टम भी होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम वैसे सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ग्लैंड्स हैं जिनके ग्लैंड मौजूद हैं। कुछ ऐसे डक्टलेस होते हैं जिनके कोई डक्ट नहीं होता है, और वो क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिससे जैसे कि हार्मोन सिक्रेट जो करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज तो बोथ है, पैनक्रियाज क्या है, दोनों हैं। ठीक है, ये हमारा मिलके ये पूरा, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो एलिमेंट्री कनाल प्लस ये पूरा मिलके एक सिस्टम को बनाता है, और ये सिस्टम क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। इसका ऑलमोस्ट 9 मीटर लेंथ होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल की बात कर रही हूँ, ये 9 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे क्या स्टार्ट होता है। जैसे हमने देखा पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। ठीक है, अगर इंजेशन की बात की जाए तो हमें सिंपल सा पता है कि माउथ में हम लोग फूड को डालते हैं, माउथ में डालते हैं। तब माउथ की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, 3 चीज होता है। एक होता है टीथ, उसके बाद होगा सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद होगा टंग। ये 3 चीज होता है। टीथ की बात की जाए तो टीथ क्या करेगा, च्यू करेगा फूड को, सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, फूड को क्या बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। ठीक है, और हाफ डाइजेशन करेगा, हाफ ऑफ डाइजेशन। ठीक है, और ये जो है ये क्या देगा, मूवमेंट देगा आपके फूड को। इस तरह से क्या होगा, ये काम, ये प्रोसेस होगा। यानी कि इतना समझ आए कि माउथ जो है ये भी अकेला काम नहीं कर रहा है, ये भी क्या है, कुछ चीजों के साथ काम कर रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो ये इंजेक्शन के बाद यहाँ पे डाइजेशन लिख देती हूँ, क्योंकि डाइजेशन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपने फील किया होगा कि जब आप रोटी या चपाती कुछ भी खा रहे हो या फिर चावल खा रहे हो, तो जब आप उसको ज़्यादा च्यू करते हैं, वैसे तो सजेस्टेड यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी फूड को च्यू करो। इसका रीज़न ये है कि अगर आप च्यू करते हो तो आप क्या करते हो, फूड का ब्रेक डाउन करते हो। यहाँ पे क्या करते हो, फूड का ब्रेक डाउन करते हो, जिससे क्या है, आपका जो फूड है वो ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, सिंपल, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो उसका डाइजेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यानी आपको डाइजेशन से रिलेटेड वो आपको इशू, कभी भी इंडाइजेशन टाइप का कोई इशू आपको नहीं होगा, राइट। तो ये आपका एक वजह हो गया। दूसरा, जब आप च्यू करते हो तो आपने फील किया होगा कि आप रोटी को अगर ज़्यादा चबाते हो तो आपको एक स्वीटनेस सा फील होता है। आपने फील किया होगा कि वहाँ एक स्वीटनेस फील हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, सलाइवा जो होता है वो होता है, और ये सलाइवा क्या करता है, अमाइलेज बोल के, सलाइवरी अमाइलेज बोल के हमारे एक सिक्रेशन होता है सलाइवा का, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। वहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होने लगता है। यानी कि अगर कहा जाए कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। ठीक है, तो पहला प्लेस जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है वो है हमारा माउथ। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि जब हमारा माउथ जो है, पहला हुआ था इंजेशन। ठीक है, अब इंजेशन क्या माने, हमने फूड को क्या किया, इनटेक किया। उसके बाद हमने डाइजेशन किया। अब डाइजेशन जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ माउथ से।
माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कार्ब्स में लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम से, तो अमाइलेज से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब आपने फूड को च्यू किया, आपका फूड क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया, यानी एक डाइजेशन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है। कह सकते हैं हाफ ऑफ डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, हाफ ऑफ द डाइजेशन यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं दिखा दूँ कि ये देखो, ये आपका माउथ है। अच्छा, ये जो माउथ जिसमें कि सब कुछ मौजूद है, टीथ एंड ऑल, इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी मतलब प्लेस है ना, बक्कल कैविटी में होता है ये माउथ, ठीक है। अब देखो ये माउथ हो गया, इसमें क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा सीक्रेट होगा, टंग है जो क्या करेगा। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ एक प्रोसेस की, जैसे आपका फूड क्या हुआ, च्यू हो गया, छोटा छोटा टुकड़े में ब्रेक डाउन हो गया। अब इस फूड में क्या होगा, कुछ सलाइवा एंटर करेगा। सलाइवा क्या करेगा, इसको पहली बात तो मॉइस्ट करेगा, ठीक, मॉइस्ट भी करेगा, साथ में डाइजेशन का जो हाफ डाइजेशन, कुछ चीज़ों को तो ये डाइजेस्ट भी करेगा, ठीक है। इसको 1 मिनट के साइड रखें। तो मॉइस्ट करने के बाद हमारा टंग जो है ये क्या करेगा, इसको एक बॉल लाइक शेप देगा। कैसा शेप देगा, बॉल लाइक शेप देगा, ठीक है। और उस बॉल लाइक शेप को क्या करेगा, ये आगे प्रोसेसिंग के लिए मूवमेंट करा देगा, यानी प्रेस करेगा कि ठीक है आप आगे प्रोसेसिंग करो। उसके बाद आता है हमारा एक फूड पाइप। उसके बाद क्या आता है हमारा फूड पाइप, जिसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं ओएसोफेगस, इसको बोलते हैं ओएसोफेगस, ठीक है। अब ये ओएसोफेगस में क्या होगा, आपका जो फूड पाइप, जो टंग ने आप पुश किया था, वो क्या होता है, आगे आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। यहाँ एक प्रोसेस होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करके या आपने देखा वो मसल्स में भी ऐसे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर तो ये वाला प्रोसेस ऐसे 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 ये मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इस मूवमेंट से क्या होता है, आपका फूड जो है वो क्या होता है, नीचे जा रहा होता है। तो ये मूवमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप में क्या है, ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आप देखो यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एपिग्लॉटिक्स के बारे में बात करने का, तो एपिग्लॉटिक्स क्या है, देखो अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, ये आपका क्या है, आपका मान लो ओएसोफेगस है, ये आपका विंड पाइप है। फूड पाइप और विंड पाइप, 2 पाइप के बारे में हमने बात की है। तो विंड पाइप इस तरह से ही होता है, एक दूसरे के आगे पीछे। तो आप देखो वहाँ पे ना एक ऐसा फ्लैप लाइक ढक्कन टाइप का ऐसा लगा होता है, इसी को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब जैसे जब आप फूड खा रहे होते हो, ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसे करके खुलेगा ताकि ये इसमें जाए। फिर जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो ये ऐसे खुलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप खा रहे होते हो तब आप बोलो मत। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना ये फ्लैप लाइक है, अगर आप खाओगे तो ये ऐसे ढक्कन खुलेगा, आप बोलोगे तो ये ऐसे ढक्कन खुलेगा। तो ये जो ढक्कन की तरह काम कर रहा है, अगर आप दोनों काम एक साथ करते हो तो आपका क्या है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ में खुला हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये जो माउथ कैविटी है ना, यहाँ पे जो कैविटी है, ये कैविटी से दोनों चीज़ साथ में निकल रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप बोल रहे होते हो तो आप चोक कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो फूड है वो पार्टिकल्स क्या होता है, विंड पाइप में अटक जाता है, विंड पाइप में चला जाता है गलती से, क्योंकि आप बोल भी रहे थे साथ में। इसीलिए कभी भी खाने के टाइम में बोलना नहीं होता है। आप खा लो पहले अच्छे से, उसके बाद ही बात करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ एपिग्लॉटिस। उसके बाद ये ओएसोफेगस के थ्रू यहाँ पे जाते हैं। आप देखो ये ओएसोफेगस के बाद ये जो आप जे शेप का एक फिगर देख रहे हो, ये फिगर जो मैं दिखा रही हूँ, ये क्या है, जे शेप का फिगर है, जो है हमारा इंपॉर्टेंट फिगर, वो है स्टमक, ठीक है। जे शेप का फिगर है स्टमक। ये मैं एक साथ बताते जा रही हूँ ताकि आप, ये प्रोसेस पूरा डाइजेशन ही है, ये प्रोसेस क्या है, पूरा डाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन की ही बात हो रही है। तो जहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने जैसे बोला, तो ओएसोफेगस जो है उसने पुश किया खाने को, कहाँ पे, जे शेप का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, स्टमक। यह है स्टमक। देखो जनरली, देखो एक आपने डॉक्टर के बी माउंट के बारे में बात किया होगा, सुना होगा, हमने स्टोरी में पढ़ भी रखा है कि क्या हुआ था कि एक पेशेंट आया था, ठीक है। वो पेशेंट जो है उसका क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या था कि उसके स्टमक में एक होल था, ठीक है। उन्होंने उसका क्या किया, स्टडी किया। उन्होंने देखा कि वो जो होल के अंदर, आपने सुना होगा, ये तो बहुत ही कॉमन स्टोरी है, कि उसने उस होल से देखा कि आखिर सारा प्रोसेसिंग होता क्या है। तो हम लोग जो इतना कुछ जान रहे हैं उसी की वजह से जान रहे हैं। इससे पता चला है कि 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये होता है हमारे स्टमक का टेम्परेचर। क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस हमारे स्टमक का क्या है, टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर। तो ये है आपका जे शेप्ड स्टमक।
अब इस स्टमक में क्या होता है, इस स्टमक में क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, डाइजेशन जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ता है। आप देखो ये जो स्टमक है, यहाँ पे जो फूड आएगा, यहाँ पे ओएसोफेगस से जो स्टमक में फूड आएगा वो क्या होगा, आगे कंटिन्यू होगा। तो ये जो स्टमक है इसकी 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। अब यहाँ पे डाइजेशन जो होता है, पहली बात इसमें 3 जो होते हैं वो होते हैं 3 ट्यूब्स होते हैं। एक क्या होता है, HCl का ट्यूब होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, ठीक। एक होता है पेप्सिन और एक होता है म्यूकस, ठीक है। ये 3 चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने क्या किया, जैसे यहाँ फूड आया, डाइजेशन के लिए आया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। फूड का जो ब्रेक डाउन हुआ, एक सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड जो भी बोल लो, सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। एक सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप का पेस्ट यहाँ पे बन जाता है। अब इस पेस्ट में क्या होता है, जैसे हमने कोई फूड खाया तो वो क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, एक मिनट, जैसे हमारे में क्या क्या था, 3 ग्लैंड था, HCl। तो पहले हम देखते हैं HCl का क्या यूज है। तो स्टमक में HCl क्या होगा, जैसे हमारे फूड आया तो ये फूड जो हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, कई बैक्टीरिया हो सकता है, जर्म्स हो सकता है। एक्चुअली बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया बोला तो मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया, एक्चुअली इसको जर्म्स बोलेंगे। बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, ठीक। अब ये जर्म्स क्या करता है, ये पूरे आपके जो मतलब स्टमक है या आपका जो फूड है उसको किल करता है। तो इसका पहला काम है, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है, किल्स द जर्म, ठीक है। ये काम यहाँ पे ये कर लेता है, पहला काम। दूसरा क्या करता है, ये मीडियम को, हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है, ठीक है। कैसा बनाता है, एसिडिक। तो HCl क्या है, एक ज़रूरी एसिड है, एक ज़रूरी एसिड है, पर हमें पता है कि HCl कैसा एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है। देखो एसिड भी 2 तरीके के होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है आपने कि एसिड भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक एसिड जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो माइल्ड एसिड होता है। हम लोग जैसे नींबू का रस है या फिर जो विनेगर हम लोग यूज़ करते हैं चाउमीन वगैरह बनाने में, तो वो तो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, इवन बाथरूम में क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो हेल्पफुल है। वो सब माइल्ड होते हैं, माइल्ड एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, लेकिन फिर भी याद रखना कि वो एसिड्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में कभी भी नहीं खाया जाता और ना ही उसे कुक किया जाता है। जब भी आप नींबू का रस डालते हो या फिर विनेगर डालते हो तो आपने देखा होगा कि वो लास्ट में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसे कुक नहीं करना होता है, राइट। तो इसीलिए क्या है, लेकिन फिर भी वो क्या है, माइल्ड एसिड्स हैं। कैसे एसिड है, माइल्ड एसिड है। तो ये जो माइल्ड एसिड के बाद आता है कुछ ऐसे एसिड जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि एप्रन में अगर एक बूंद भी एसिड गिर जाए तो एप्रन क्या हो जाता है, उसमें होल हो जाता है, राइट, यानी वो एप्रन जल जाता है। यानी वो इतना ज़्यादा ही क्या होता है, क्या कॉज कर सकते हैं, एसिड बर्न कॉज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एसिड बर्न कॉज कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे मिनरल एसिड होते हैं। तो HCl भी क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, ये सारा भी तो मिनरल एसिड है। लेकिन हमारे स्टमक में ये मिनरल एसिड प्रेजेंट है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके स्टमक को क्या बना सकता है, एसिडिक बना सकता है। यानी कि जब आप देखते होगे, आप जब क्या करते हो, ऐसे ऑयली या फैटी फूड खाते हो ज़्यादा, या फिर कुछ अनवांटेड या मतलब हेल्दी फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, तो आपको क्या होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है ना कि जो आपका HCl है इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम में हम लोग को ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनासिड यूज़ करते हैं, या फिर क्या उसको, वो एक बेसिक है ना, बेसिक चीज़ है, सोडा वगैरह, तो वो क्या है, वैसे चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिकली। वो तो हो गई एक बात। तो HCl जो है वो मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, राइट। एसिडिक मीडियम जो होता है, इसी में क्या होगा, आपका दूसरा जो चीज है वो है पेप्सिन, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराना, फैट्स को भी ये डाइजेस्ट कराता है पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन्स का जो काम कराता है, तो ये जो एक्टिवेट होगा, ये बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होगा, बेसिक मीडियम में ही ये एक्टिवेट हो सकता है। ये क्या हो सकता है, बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होगा। तो यानी कि ये जो एसिडिक मीडियम है इसको बेसिक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे में जो एक और चीज़ है वो है म्यूकस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, इस चीज़ को HCl से हमारे क्या करता है, स्टमक के वॉल जो है हमारा, वॉल्स ऑफ स्टमक को क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
प्रोटेक्ट करता है किससे? एसिड से। कौन? म्यूकस। याद रखना क्या क्या चीज के बारे में बात किया हमने, 3 ट्यूब्स के बारे में बात किया, एक HCl, पेप्सिन और म्यूकस। 3 ट्यूब्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं HCl, पेप्सिन, म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स का सिंथेसिस या फिर प्रोटीन का डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन, सिंथेसिस नहीं, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। HCl जो है वो क्या है? एक एसिड है, तो जर्म्स वगैरह को किल करता है, ठीक है। मीडियम भी एसिडिक बना देता है। और ये जो है मिनरल उसके बाद आ गया म्यूकस। म्यूकस जो है वो क्या करता है? हमारे इस HCl के जो इफेक्ट है उसको क्या करता है? कट करता है। HCl के इफेक्ट को कम करता है, खत्म करता है, ताकि पेप्सिन जो है वो अच्छे से क्या कर सके? काम कर सके। ये तो हुई बात। अब यहाँ पे क्या होता है? आपका जो डाइजेशन है वो क्या होता है? सेमी डाइजेस्टेड ही होता है, कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं है, क्योंकि पूछे जाते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन कौन सा साइट पे होता है। तो ये याद रखें। स्टमक से रिलेटेड इतना फैक्ट काफ़ी था। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद, आप देखो स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद जो आप देखो ये स्टमक जो है, इसके बाद क्या आता है? किस चीज़ पे हम लोग आते हैं डायरेक्टली? किस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। किस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ही लॉन्ग होता है ना। ऑलमोस्ट 6.5 मीटर्स हो सकते हैं ये, ठीक है। इतना लंबा ये होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है, ठीक है। तो भी उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्या ये मतलब बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती थी? क्या ऐसा प्रॉब्लम है? तो ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऑल्दो ये बहुत लॉन्ग है, पर ये कैसा है? नैरो है। ये कैसा है? नैरो ट्यूब है, राइट। लॉन्ग तो है लेकिन ये नैरो है। किसके कंपैरिजन में बात किया जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो ये नैरो ट्यूब होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो होता है वो होता है कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ व्हाट? तो फूड। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है जनरली, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्ट हो गया था कहाँ पे? माउथ में ही, ठीक है। फैट का, ठीक है। एक और चीज फैट से रिलेटेड मैं बात करूँ, फैट जो होते हैं वो क्या होता है? 2 तरीके होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। तो मतलब फैट जो होते हैं ना, जनरली एक चीज याद रखना कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट तो नहीं हो पाते हैं, और वो क्या होते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं। तो स्टोर होके जब भी आपको कार्ब्स जो है, कार्ब्स और फैट दोनों का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जब कार्ब्स जो होगा वो घट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में घट जाएगा, मतलब आपने इतना काम किया कि कार्बोहाइड्रेट सारा यूटिलाइज हो गया, साथ में वो घट गया और एनर्जी की जरूरत थी, तब जाके आपका फैट जो है वो क्या होता है? काम में आता है और यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टोर्ड रहता है तब तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपने फैट तो बहुत एक्यूमुलेट कर लिया है और वो फैट क्या हुआ है? हर तरफ स्टोर हो गया है, लेकिन आप उस हिसाब से एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हो। और जब आप उस हिसाब से फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हो तो क्या होता है कि वो जो आपने कार्ब्स है वही आपके लिए इनफ है, वही आपका एनर्जी देने में इनफ है, तो फैट तो वही का वही रह जाता है। इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं? ऑब्सेसिटी, या फिर आप देखो थोड़े मोटे हो जाते हैं, अनइवन शेप होता है, तो वो जो होता है वो इसी की वजह से हो जाता है, क्योंकि फैट का काम है वो स्टोर होना, ठीक है। सॉरी, ये स्टोर हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। अब आप देखो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? कुछ चीज़ सेक्रेट होता है, ठीक। यहाँ पे 2 चीज़, एक आप देखो यहाँ पे ये वाला, ये है पैनक्रिया, ठीक है। पैनक्रियास, मैंने पैनक्रियास के बारे में बताया था कि ये क्या है? ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो पैनक्रियास जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये है लिवर, ठीक है। ये क्या है? आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसमें आप देखो एक ब्लैडर है, ठीक है। इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसमें एक जूस सिक्रेट होता है और कलेक्ट, देखो यहाँ सिक्रेट तो यहाँ से होता है और कलेक्ट हो जाता है इसमें, इसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस हो जाता है। अब ये बाइल जूस, आप अगर ग्रीन पाइप को नोटिस कर रहे हो तो ये बाइल जूस भी क्या होता है? इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो आपके इंटेस्टाइन में क्या क्या आ जाता है? पैनक्रियाटिक जूस आ जाता है, पैनक्रियाटिक जूसेस आ जाते हैं। उसके बाद बाइल जूस आ जाता है, ठीक है, लिवर से। ये सारे जूसेस जो हैं ये क्या? दीज आर ऑल्सो नथिंग बट एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स भी क्या करता है? डाइजेशन कराता है। किसका? जैसे बाइल जूस की बात किया जाए तो ये किसका? फैट का डाइजेशन कराता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्या होता है, कुछ जूस होता है प्रोटीन वगैरह का। तो अभी क्या हो रहा है? ये काम यहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है सिक्रेशन ऑफ सम जूसेस
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है डाइजेशन। पर डाइजेशन कंप्लीट होते ही, यहाँ जैसे डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इस डाइजेशन के कंप्लीट होते ही यहाँ पे एक और फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे होगे ये फोल्ड 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 टाइप का है। एक्चुअली में जो मैंने लेंथ बताया आपका इस स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो बहुत ही लंबा है, तो ये कॉइल होके आपके स्टमक के अंदर में होता है, राइट। तो अभी ये जो लेंथ है आप देखो, इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको विली बोलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि विली जो है वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। अब जैसे ये सरफेस एरिया बढ़ेगा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा, राइट। तो ये यही करना हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये इंटेस्टाइन में एक और फंक्शन हो जाता है, डाइजेशन का कंप्लीट होना, साथ में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें क्या है, एडाप्टेशन भी है। वो एडाप्टेशन क्या है, विली है, राइट। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विली क्या है, तो विली इज नथिंग बट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which increases the surface area for absorption of small intestine, right। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब जो आपका फूड था, अब यहाँ पे जो फूड है वो क्या है, डाइजेस्टेड है, ये कंप्लीट हो गया है डाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ही फूड जो आपने खाया वो सब डाइजेस्ट हो गया है, ऐसा तो होगा नहीं। देयर मस्ट बी सम अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ ऐसे फूड भी होंगे जो क्या होंगे, अनडाइजेस्टेड होंगे। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, ब्रॉडर है, वाइडर है, वाइडर लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, वाइडर है इन कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। कि आप देख भी सकते हो ये क्या है, क्वाइट मोर वाइडर है। ठीक है, तो इसका काम है जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ पे जाता है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जैसे यहाँ जाता है, आप देखो हल्का फुल्का फोल्ड्स तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी कुछ विलीज होते हैं। क्या होते हैं, विली होते हैं, यहाँ पे भी जो विली होते हैं। अब ये विली जो है ये क्या करता है, ये विली भी जो है, जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके जो वाटर है, उसमें जो वाटर क्वांटिटी है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाटर क्वांटिटी को भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। अब यहाँ पे एब्जॉर्बशन के होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको थोड़ी देर के रख के उसको, इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, रेक्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और रेक्टम में ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या होता है, एनस के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो होल प्रोसेस था। ठीक, यहाँ पे एक अपेंडिक्स है, आप देख रहे हो ये अपेंडिक्स, ये जो है ये क्या है, एक तरह का ऑर्गन। ये इसका क्या है, ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है बॉडी में, लेकिन अगर ये थोड़ा बढ़ जाए, लॉन्ग कभी कभी ये बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका ऑपरेशन करके क्या किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा ये काम का है नहीं वैसे भी। तो हमें इतना को समझ आया, यानी कि अगर मैं कंप्लीट डाइजेशन को एक समराइज वे में बताऊं तो क्या करते हैं हम लोग, फूड लेते हैं यहाँ से, फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं टीथ से। अब ये इसके बाद टंग से और सैलिवरी ग्लैंड्स के हेल्प से इसका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये बॉल जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होके 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 स्टमक पे जाता है। अब ये स्टमक पे जाने के साथ स्टमक में क्या होता है, एससीएल होता है, जो सबसे पहले क्या करता है, इसके जर्म्स को मार के इसको क्या बनाता है, सेफ बनाता है। ठीक, उसके बाद इसमें होता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है, इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन वाला अमाउंट है उसका ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक, उसके बाद प्रोटीन को तोड़ने के बाद इसको क्या करता है, अभी उसके बाद आता है एक और चीज़, वो है म्यूकस। म्यूकस, अब ये पेप्सिन तभी काम करता है जब म्यूकस क्या करे, इस एसिडिक मीडियम को ठीक करे। ठीक है, अभी एसिड जो है वो क्या करेगा, एक और चीज़ है कि एसिड जो होता है उसका रिलीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है या फिर बर्न कॉज कर सकता है, उसको भी म्यूकस क्या करेगा, ठीक करेगा, राइट, नॉर्मल रखेगा। अब आपका फूड यहाँ पे जो सेमी डाइजेस्ट होके सीधा जाता है कहाँ, आपके इंटेस्टाइन में। कौन सा इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका हो जाता है पैनक्रियास के थ्रू। आप देखो ये है आपका पैनक्रियास, एकदम स्टमक से सटा हुआ होता है। तो ये जो पैनक्रियास है ये क्या करता है, ये इसमें डालता है कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस, और उसके बाद यहाँ से बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से क्या होता है, बाइल जूस भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाटिक जूस और क्या काम करता है, तो अभी जैसे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है फिर इसको क्या बना देना है, अमीनो एसिड बनाना है, अमीनो एसिड बना के यूजेबल बना देना है। ठीक है,
अमीनो एसिड्स बनाना है। इस तरह से जो बहुत सारे चीज़ होते हैं ना, जिसको क्या है और आगे परफॉर्म करना और आगे उसको क्या करना मतलब यूजेबल बनाना, वो काम क्या करता है यहाँ पैनक्रियाटिक जूस भी करता है। और फिर ये काम इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली बोलते हैं। अब ये विली क्या करता है, जो आपका जो फूड था सेमी डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से आया था, उसको क्या करता है और ज़्यादा डाइजेस्ट करके कंप्लीशन करके डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन चालू करता है और एब्जॉर्ब करता है। यानी कि विली किससे कनेक्टेड है, ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड है। किससे, कैपिलरी से कनेक्टेड। कैपिलरीज तो पता ही है बहुत ही थिन वॉल्ड होता है, थिन होता है, थिन वॉल्ड होगा। देखो एब्जॉर्प्शन जहाँ भी हो, इसमें 3-4 चीज़ तो याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन कोई भी चीज़ में हो रहा है तो उसमें एक चीज़ तो ज़रूर होगा कि वो उसका वॉल क्या होगा, थिन होगा। कैसा होगा, वो थिन वॉल्ड होगा, तभी तो जाके एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। थिन वॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसका क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया हायर होना चाहिए, हायर सरफेस एरिया, हायर सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ये होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ होना चाहिए कि उसमें कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई होना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए। ये 3 फीचर तो उसके होने ही चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन का काम कर सकता है। तो अगर हम बोले कि विली जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, अब वो एब्जॉर्प्शन काम कर रहा है जाके किसको दे रहा है, कैपिलरीज को देता है। कैपिलरीज क्या है, नेट लाइक प्रोजेक्शन है। अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नेट लाइक होता है और एकदम ही थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, थिन वॉल्ड होता है। और ये थिन वॉल्ड होकर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एब्जॉर्ब करके क्या करता है, पूरे बॉडी में एसिमिलेशन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका ये सारा फंक्शनिंग नहीं हो पाया क्योंकि वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो वो सीधे जाते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो क्या है वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बोला नैरो होते हैं, नैरो ट्यूब होते हैं इन कंपेयर टू आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो लार्ज, याद रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और भी जो भी बचा खुचा वाटर है वो और से उसको क्या किया जाता है करना। इसलिए जब आपका फीसेस होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड जैसे होते हैं, उसमें क्या होता है वाटर कंटेंट कम होता है, राइट। उसमें क्या होता है वाटर कंटेंट जो होता है क्वाइट लेस होता है, राइट, क्योंकि ये थोड़े से ड्राई टाइप के हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जाता है रेक्टम में, तो एनस के थ्रू वो क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है आपका, जो कि है लास्ट प्रोसेस। इजेशन क्या हो जाता है, जो कि है लास्ट प्रोसेस। याद रखना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको भी फॉरगेट नहीं करना है, उसको भी इंपॉर्टेंस देना है, राइट। ये जो हो गया ये आपका होल प्रोसेस था डाइजेशन का। आई होप आपको ये यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये भी एक बार मैं डील कर लेती हूँ। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री, मतलब पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से, पहली बात तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पूछ सकते हैं। मैंने बताया था वो 9 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मतलब बोला था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ भी पूछा जाता है। इसमें लेंथ में जब एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो हम लोग क्या है, इस ग्लैंड्स की बात नहीं करेंगे, जो कि ग्लैंड है ना, यहाँ पे लिवर है आपका, वो पैनक्रियाज है, ये हम लोग यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेंथ पूछा जाता है। देन दे विल आस्क कि कौन कौन से ऑर्गन इंडल्ज हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में, वो होगा। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन है, माउथ है, ओएसोफेगस है। आप यहाँ टीथ, टंग वगैरह को सेपरेटली अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, माउथ बोला तो सब हो गया, ठीक है। माउथ हो गया, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ठीक है। इतना बोल दिया तो काफ़ी है। उसके बाद जब आता है बात की, देन दे विल आस्क कि कौन कौन से जूसेस सिक्रेट होते हैं, ठीक है। एचसीएल का काम पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एचसीएल इन स्टमक, ठीक है। पेप्सिन का क्या काम है, ठीक है। म्यूकस का क्या काम है, सेपरेटिवली जो आपके सलाइवाज सिक्रेट हो रहे हैं, सॉरी सलाइवा बोल रही है, जो भी एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, जो भी वो सारे एंजाइम्स की माउथ में जो हो रहा है मतलब डाइजेशन, वो किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कंप्लीशन कहाँ पे होता है, वो आपके स्टमक में होता है। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया था कि 30 डिग्री सेल्सियस जो स्टमक का टेम्परेचर होता है। हालांकि ये फैक्ट क्वेश्चन में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो में भी पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। पैनक्रियाज के बारे में पूछ सकते हैं कि पैनक्रियाज क्या करता है, तो ये कैसे एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, तो सिक्रेट कौन सा
एंजाइम ये सीक्रेट करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूसेस, अब पैनक्रियाटिक जूसेस का क्या काम है ये पूछा जाता है। देन लिवर के बारे में पूछा जाता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट लाइक ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। देन लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो गॉल ब्लैडर के बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ से क्या सीक्रेट होता है, तो हमें पता है बाइल जूस सीक्रेट होता है। अब ये बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है, तो ये कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में। फिर यहाँ पे एक डक्ट आता है, ये डक्ट है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये स्टमक में, सॉरी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कलेक्ट हो जाता है। और फिर इसका काम क्या है, राइट। ये सारे प्रोसेसिंग के बाद पूछते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि विली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विली को याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों है, उसका क्या यूजेस है, तो ये अगर आप इस तरह से तोड़ के चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डाइजेशन में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगा। तो ये होल प्रोसेस था किसी चीज़ का, डाइजेशन का, पर मैंने इसमें एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन भी इंक्लूड किया, ठीक है, बता दिया। एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, आपका इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, जब आपका ये कैपिलरीज में क्या हो गया, आपका फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो ये कैपिलरीज क्या करते हैं, ये कैपिलरीज आपके बॉडी के हर पार्ट में जहाँ कहीं भी फूड की ज़रूरत है, वो हर सेल में क्या करते हैं, फूड और या फिर वो जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ये न्यूट्रिएंट हम लोग की बॉडी में प्रोवाइडेड हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। यानी वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एनर्जी, मतलब यहाँ ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर यही फूड जो होता है, फिर उसका ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होता है, आगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखेंगे। तो ये यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया। इसमें मैंने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सारा इसी पूरे क्या कहते हैं स्लाइड में या पूरे इस लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है। यानी सेपरेटली उसके बारे में करने की ज़रूरत अब नहीं है, राइट। तो मुझे लगता है ये आपका क्लियर है, तो होप आपको ये समझ आ गया। लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक साथ डील किया गया है। मैंने इस चैप्टर को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है और चैप्टर का ब्रेक डाउन किया है। पहला टॉपिक न्यूट्रिशन लेके आई हूँ इस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये इजी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर से दबा लें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। एंड टिल देन कीप ईटिंग।